जय हिंद एवरीवन। कल वाला लेक्चर सीरियसली बताना, ऑनेस्टली बताना कैसा लगा था। आई होप मैंने सारी चीजें यार कोशिश की थी कि आपको वेल मैनर में समझा सकूं, सारी चीजें वेल मैनर में एक्सप्लेन कर सकूं, और मैंने किया भी था। ठीक है, तो जो भी चीजें होंगी, जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आई होंगी, जो भी चीजें थोड़ी लगी होगी कि भैया ये वाली चीज और थोड़ा सा अच्छे से समझा दो, तो वो चीज आप जरूर कमेंट किया करो, बिकॉज नेक्स्ट टाइम मैं हमेशा ट्राई करता हूँ आपको और बेटर चीजें ही प्रोवाइड करूँ। ठीक है, रही बात भैया डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाइए, तो आई होप यार आपको कंटेंट तो वही मिल रहा है, बस आपको चीजें थोड़ी सी फोकस है ना। देखो, कमियां निकालते रह जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको जो चीजें मिल रही हैं प्रॉपर तरीके से, जितनी भी चीजें हम कोशिश कर रहे हैं देने की, उसको प्यारे तरीके से एक्सेप्ट करो और प्यारे तरीके से उसको पढ़ाई के साथ अच्छी अच्छी चीजों को क्वेश्चंस लगाओ और अच्छे अच्छे तरीके से अपना पढ़ाई कंप्लीट करते रहो। क्लियर? चलिए, तो भाई सफलता बैच में ये लेक्चर नंबर 2 है और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, दैट इज रैंकर्स 9 10th एंड एनटीएससी चैनल। क्लियर? चलिए, तो हम लोग यार सीबीएसई क्लास टर्म 10th टर्म 1 की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। ये दूसरा लेक्चर है बेसिकली साइंस के लिए, तो जिसमें हम क्या करने वाले हैं, आज लाइट कंप्लीट करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। अगर अभी तक आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं। और जो भी नए बच्चे हैं, मेक श्योर कि आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। यहाँ पे हर एक चीज आपको मिलती है एनटीएससी से रिलेटेड। अगर आप एनटीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं, दोनों चीजों की मिक्सअप चीजें यहाँ आपको दी जाती है। बस सर्च करना है क्या, टेलीग्राम में जाके रैंकर्स एनटीएससी। क्लियर? चलिए भाई, और प्यारा तरीके से आप हमारा टेस्ट भी परचेज कर सकते हैं। अगर आपको टेस्ट भी देना है पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ाई हम करा रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस आपसे कराएंगे। इसके बाद टेस्ट भी अगर आप देना चाहते हैं कि भैया हमें एक माहौल मिले जहां पे मैं ये जान पाऊं कि मैं राइट ट्रैक पे हूँ, राइट चीजें पढ़ रहा हूँ, तो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेस्ट। क्लियर? चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज हमें क्या पढ़ना है। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर, तक हमने कहानी खत्म कर ली थी। आज कहानी क्या होगी, रिफ्रैक्शन होगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी। इसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल लेंस, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंस एंड लेंस फॉर्मूला। ठीक है, और जो भी बच्चे आप पढ़ रहे हो, अगर आप सीरियसली, आपसे एक रिक्वेस्ट मेरी कि अगर आप सीरियसली फॉलो कर रहे हो तो आप प्लीज साइड बाय साइड अगर आप टाइम स्टैम्प नोट करते चलो तो मेरे लिए भी अच्छी होगी, और लास्ट में अगर आप दे पाओ तो वेल है, नहीं तो मैं खुद भी प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर? तो हमारा लास्ट टॉपिक जो होगा वो पावर ऑफ लेंस होगा। तो ध्यान से और स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक प्रॉब्लम मैंने दिया था कल, तो आई होप जिन भी बच्चों ने अगर लगाया होगा अच्छे तरीके से, प्यारे तरीके से, तो उनको जरूर समझ में आया होगा प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम आपसे पूछ क्या रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2f फ्रॉम द पोल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आपसे क्या बोला जा रहा है, कॉन्वेक्स मिरर है आपका, ये रहा कॉन्वेक्स मिरर। यहां से एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है यहाँ पे, और इसकी डिस्टेंस क्या है, दैट इज 2f, वेर f इज मान सकते हैं फोकल लेंथ। अगर फोकल लेंथ नहीं बोला है तो हम 2f मान के चलेंगे, और फोकल लेंथ, हाँ बिल्कुल ठीक है, 2f ऑफ द फोकल लेंथ, और ये क्या है आपकी फोकल लेंथ f है। ठीक है, फोकल लेंथ दिया गया है। फाइंड द मैग्निफिकेशन। अब आपसे बोला गया है कि मैग्निफिकेशन बताइए, तो आपको क्या क्या पता है, u की वैल्यू पता है, और क्या पता है, फोकल लेंथ पता है, दैट इज f। तो आप क्या मिरर फॉर्मूला लगा के v की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है, ये होता है। अब u की वैल्यू अगर आप पुट करेंगे यहाँ पे तो 1/v प्लस ऑफ 1/ माइनस का 2f होगा। और और फोकस क्या होता है, यहाँ पे मैंने दिखाया गलत है, फोकस यहाँ होगा। ठीक है, यहाँ पे फोकस होगा, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर था तो उसका ध्यान मुझे रखना चाहिए था। ये 1/f यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, तो ये क्या आ जाएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/2f प्लस ऑफ 1/f, ये आएगा, यही तो आएगा, यही आएगा। तो v क्या आ जाएगा, दैट इज 2f इंटू एफ अपॉन 3f। तो एफ एफ कैंसिल आउट, 2f/3 क्या आ गया आपका, v आ गया। क्लियर? v क्या आ जाएगा, 2f/3, मतलब इमेज क्या बनेगी, कुछ इधर बनेगी, और f से लेस ही होगी। तो आप हमेशा v की वैल्यू कॉन्वेक्स के मिरर में जरूर चेक करिए कि वो हमेशा किससे कम होगी, f से तो कम ही होगी। ठीक है, अब अगर मैग्निफिकेशन की बात करें तो -v/u होती है, तो v क्या है हमारा, पॉजिटिव है, दैट इज 2f/3, माइनस का ये होगा, और u क्या है, निगेटिव है, दैट इज -2f। तो ये कैंसिल आउट हो गया, निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो गया। m इज इक्वल टू 1/3, मतलब यहां से क्या बोल सकते हैं, m की वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब स्मॉलर इन साइज है ना, स्मॉलर इन साइज। क्लियर?
चलिए तो बेसिकली अब स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हमने देखो रिफ्लेक्शन में क्या देखा था यार, काफी सारी चीजें हमने बात की थी, काफी प्रॉपर्टीज के रिलेटेड बात किया था कि जो भी प्रॉपर्टीज होती है, रिफ्लेक्शन हो रिफ्रैक्शन हो, कोई भी प्रॉपर्टी होती है, कौन सी फिनोमिना होती है, सरफेस फिनोमिना होता है। मतलब सरफेस पे ही डिपेंड करता है कि लाइट रे हमारी क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी या फिर क्या होगी। अगर हमारा सरफेस देखो यहाँ पे आप देख रहे हो ये यहाँ पे देखो रिफ्रैक्शन के केस में क्या होगा, आपके मीडियम चेंज होंगे। मीडियम चेंज कहने का क्या मतलब है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही होगी। वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, वो एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, ठीक है, ग्लास हो सकता है, डायमंड हो सकता है। इट मीन्स कहने का क्या मतलब है, डेंसर मीडियम मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरा मीडियम के पार्टिकल्स क्या होने चाहिए, पास पास होने चाहिए। अगर वो चेंज हो रहा है तो इट मीन्स हमारा मीडियम भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो लाइट रे हमारा किसी एक मीडियम से, ये मान लेते हैं कुछ हमारा मीडियम क्या है, 1 है, ये क्या है मीडियम नंबर 2 है, तो मीडियम 1 से लाइट रे कहाँ जा रही होगी, मीडियम 2 में जा रही होगी। तो यहाँ पे जब भी रिफ्रैक्शन की केस की बात आए तो एक मीडियम से लाइट रे कहाँ जाती है, किसी दूसरे मीडियम में लाइट रे जाती है, ठीक है। तो बेसिकली रिफ्रैक्शन है ही का जब कभी भी लाइट रे किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जा रही हो और जाते वक्त अगर वो अपना पाथ चेंज कर देती है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे ये एक मीडियम क्या था, ग्लास था। ग्लास तो जानते ही हो आप लोग, घर पे आपने देखा होगा ग्लास। और ये क्या है, एयर। एयर जो हमारा सराउंडिंग है वो वाला मटेरियल। तो एक हम क्या ले रहे हैं, एयर ले रहे हैं। फिर उसके बाद एक ग्लास ले लो, ग्लास में से आप एयर में से क्या कर रहे हो, यहाँ से सोर्स लगा के एक लाइट रे को जनरेट कर रहे हो। लाइट रे यहाँ फॉल कर रही है। अब बाउंड्री सरफेस, जहां पे दोनों का बाउंड्री सरफेस है, एयर और ग्लास का दोनों का कांटेक्ट सरफेस है, वहां पे लाइट रे क्या करेगी, इंसिडेंट करेगी। और इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंस पॉइंट भी बोलते हैं। ये केस हमने कहाँ देखा था, ये केस हमने रिफ्लेक्शन के केस में भी देख लिया था। क्लियर। तो यहाँ पे अब लाइट रे देखो ऐसी आ रही थी, तो एक्चुअली अगर ये मीडियम नहीं होता, ध्यान से देखो, अगर ये मीडियम नहीं होता तो लाइट रे एज इट इज यहाँ से ये पास करते हुए जाते और ये एज इट इज चलती चली जाती, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, हमारा एज इट इज। बट मीडियम आने की वजह से कुछ ये क्या हो गई, ये वाला एक्चुअल पाथ हो गया। अब इस ग्लास में लाइट रे कुछ ऐसे पास करती चली गई। अगर आप इसको फील करना चाहते हैं तो आई विल अपलोड अ शॉर्ट्स अबाउट इट कि कैसे लाइट रे रिफ्रैक्ट करती है, आपको दिखाऊंगा मैं इसके लिए। तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर पहली बार आए हो तो, ठीक है। बिकॉज सारी चीजें आपको मैं कितना अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ ये मेरे ऊपर है, ठीक है। तो मैं पूरी अपना एफर्ट दे रहा हूँ, आपको काम यही करना है कि आपको समझने के लिए पूरा एफर्ट देना है, हर एक चीज समझनी है ध्यान से, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे ये पाथ चेंज कर रहा है, ये कुछ भी हो सकता है, दो तरीके का पाथ हो सकता है। यहाँ तो आप देखेंगे कि ये इस लाइन से, जो हमारा मेन लाइन था, जो हमारी रेफरेंस लाइन थी, उससे क्या हुई, अंदर की तरफ चली गई है। दूसरा यहाँ पे अगर देखें तो ये कुछ इधर जा सकती थी, जबकि एक्चुअल पाथ क्या था, ये था। तो दो तरीके के रिफ्रैक्शन हो सकते हैं, दोनों तरीकों के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो रिफ्रैक्शन क्या है, बेसिकली जब एक लाइट रे, कोई भी लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रही हो। मीडियम कहने का क्या मतलब है कि आपकी डेंसिटी चेंज हो जाए, मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं वो पास पास हो जाएंगे, तो उसे हम डेंसर मीडियम बोलते हैं। अगर पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर हैं तो हम क्या बोलते हैं, रेयरर मीडियम। जैसे सॉलिड लिक्विड गैस में सबसे डेंसर क्या होगा आपका, सॉलिड होगा, फिर क्या होगा, लिक्विड होगा, उसके बाद क्या होगा, आपकी गैस होगी। बिकॉज पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं, दूर होते हैं। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं भाई। अब कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं कि हम डेली लाइफ में कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, बट अब वो साइंटिफिक एग्जांपल्स है तो उसको थोड़ा वो समझने की कोशिश करते हैं। जब आप देखते होंगे किसी ट्रांसपेरेंट अगर बीकर में, ट्रांसपेरेंट बीकर कहने का क्या मतलब है, ग्लास का बीकर होगा, उसमें अगर आप पेंसिल डालते हैं तो यहाँ तक तो पेंसिल हमें एज इट इज दिखती है जो हम ऊपर लेते हैं। बट जो नीचे वाली पेंसिल, ये वाली पेंसिल है, वो एक्चुअली हमें यहाँ ना दिख के यहाँ दिखती है, यहाँ पे दिखती है। तो इसका क्या रीजन है, इसके लिए पहले हमें कुछ चीजें पढ़नी है, ऊपर हम पहले उसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद की कहानी आगे करेंगे। तो दो तरीके के मीडियम होते हैं, पहला हो क्या होता है, डेंसर होता है, दूसरा क्या होता है, रेयरर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जब लाइट रे हमारी कहाँ आ रही है, रेयरर टू डेंसर आ रही है। रेयरर टू डेंसर अगर लाइट रे हमारी आती है तब की केस की बात करेंगे। और यहाँ पे क्या बात करेंगे, डेंसर टू रेयरर, मतलब ऊपर वाला क्या है, डेंसर है, और नीचे वाला क्या है, रेयरर है। तो ये छोटा सा टर्म है, इसको प्यारे तरीके से अगर आप समझ लेते हैं तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ये रहा लाइट रे हमारी इंसिडेंट करी और सेम पाथ इसको ये फॉलो करना चाहिए था।
अब आप इस पॉइंट पे अगर इसके सरफेस के परपेंडिकुलर लो कोई लाइन खींचते हैं तो वो क्या कहलाती है, नॉर्मल रे, और ये रे क्या है, इंसिडेंट रे। नॉर्मली ये अगर मीडियम चेंज नहीं होता, ये कोई दूसरा मीडियम हमने ले रखा है, ये क्या है, सरफेस की बाउंड्री, अगर ये डेंसर मीडियम ना होकर सेम मीडियम होता तब तो लाइट रे यही पाथ पे वापस आगे चलती हुई चली जाती। और आपको पता है लाइट रे हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, तो ये इसी पाथ पे जाती। बट डेंसर मीडियम होने के कारण ये क्या करेगी, अंदर की तरफ, जब भी आपका मीडियम डेंसर होगा ये कहाँ चली जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सॉरी टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब ये नॉर्मल था आपका, ये नॉर्मल था, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या करेगी, बेंड कर जाएगी जब भी डेंसर होगा। ठीक है, जब भी डेंसर होगा तो आप क्या लिखेंगे, टुवर्ड्स नॉर्मल क्या करती है, बेंड कर जाती है, लाइट रे बेंड कर जाती है। और अगर आपकी डेंसर टू रेयरर जाएगी, जैसे यहाँ वाला केस है, ये अगर एज इट इज चलती हुई चली जाती, ये था आपका नॉर्मल, तो लाइट रे कहाँ जाएगी, एक्चुअली इधर जाएगी, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये जानी चाहिए थी इधर चली गई, इस नॉर्मल से दूर चली गई। तो ये रीजन है, दो चीजें हैं जो आपको समझनी है, डेंसर टू रेयरर जाएंगे तब कहाँ जाएगी, और रेयरर टू डेंसर जाएंगे तब कहाँ जाएगी। ये क्यों होता है, ड्यू टू चेंज इन स्पीड, ठीक है, स्पीड ऑफ पार्टिकल्स इन मीडियम। आगे जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पढ़ाऊंगा तो वहां इसको बताऊंगा कि ये लाइट रे ऐसा होता क्यों है एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि चेंज इन स्पीड, जैसे ही आप स्पीड किसी डेंसर मीडियम में, जब मीडियम चेंज होता है तो जो भी लाइट की स्पीड के पार्टिकल्स होते हैं, जो भी पार्टिकल्स होते हैं, उनकी स्पीड क्या कर जाती है, स्लोअर हो जाती है इन डेंसर मीडियम और फास्टर हो जाती है इन रेयरर मीडियम। तो वो डिपेंड करता है, हम उसके लिए आगे देखेंगे जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वहां पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके की एग्जांपल आप देखते होंगे कि पेन में, और एक आप खेल खेलते हैं भाई, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, कुछ आपका ग्लास टाइप में रखा हुआ होता है बाल्टी में, ऊपर से आप क्या करते हैं, कॉइन डालते हैं। एक्चुअली आपको ये ग्लास यहाँ दिखती है, बट वो ग्लास कुछ यहाँ नहीं होके कुछ इधर होती है। ठीक है, हम क्या करते हैं, यहाँ फेंकते हैं, यही हमारी मिस्टेक होती है। अगर आप इधर की तरफ फेंकें तो मे बी मोस्ट प्रोबेबली कुछ फोर्स भी एक्ट करते हैं पानी में, तो ऐसा नहीं कि अगर हम थोड़ा बहुत रिफ्रैक्शन पढ़ लें, रिफ्रैक्शन लगा के हम एग्जैक्टली कर सकते हैं। तो कुछ पानी के भी फोर्सेज हैं जो इस पे एप्लीकेबल होते हैं, ड्यू टू दैट हम वो गेम नहीं खेल पाते हैं। वहां पे भी क्या इन्वॉल्व होता है, रिफ्रैक्शन का ही फिनोमिना इन्वॉल्व होता है। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल में देखें तो यहाँ से लाइट रे दो इवॉल्व होंगी, बट इवॉल्व होने के बाद अब मीडियम चेंज हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है, तो ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, तो आप देखेंगे अवे फ्रॉम द नॉर्मल ये जाएगी, बिकॉज ये क्या है, डेंसर मीडियम है, वाटर क्या है, डेंसर है। लिख लो यहाँ पे, अगर कोई भी सॉलिड है, सॉलिड मटेरियल है, तो वो ज्यादा डेंसर होगा। फिर क्या होगा, लिक्विड वाले मटेरियल ज्यादा डेंसर होंगे। उसके बाद क्या होगा, गैस वाले मटेरियल ज्यादा लिक्विड डेंसर होंगे। ठीक है, तो ये डेंसिटी का वो है, जैसे डेंसिटी चेंज होगा रेयरर मीडियम की तरफ जाएंगे। ये मीडियम क्या है आपका, रेयरर, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और आपको दिखेगी कि यहाँ से कुछ लाइट रे आ रही है पीछे एक्सटेंड करने के बाद, और कॉमन पॉइंट क्या होगा, ये तो ये भी फिनोमिना है किसका, रिफ्रैक्शन का, तो हमें उसके ऊपर अभी नहीं देखना है। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू द ग्लास स्लैब। ये ग्लास स्लैब आपको दिख रहा है, ठीक है, ये ग्लास स्लैब, हम इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे समझने वाले हैं ग्लास स्लैब को। अब यहाँ से आप समझेंगे अच्छे से, तब आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आएगी कहानी की एक्चुअली चल क्या रही। ठीक है, चलिए हम एक सोर्स लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये एक सोर्स लगाया है मैंने, लाइट का सोर्स, जो कि क्या कर रहा है, लाइट को इमिट कर रहा है। ठीक है, लाइट को इमिट कर रहा है, लाइट क्या हो गई, यहाँ पे इमिट हो चुकी है। क्लियर है भैया, चलिए यहाँ तक क्लियर है सबको, चलिए बहुत ही बढ़िया। अब आप करते हैं इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या कर रहे हैं, नॉर्मल खींच दीजिए। आप पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल खींच दीजिए, तो ये नॉर्मल से जो एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल आई होगा, और ये एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे लिखते चलिएगा, रिफ्लेक्शन में आपने पढ़ रखा है ये सारी बातें, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई होप पढ़ रखी है सबने ये बातें, बिल्कुल पढ़ रखी है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये सेम पाथ पे ऐसे ऐसे जानी चाहिए थी, क्या ऐसे ही जानी चाहिए थी लाइट रे, तो बोलेंगे बिल्कुल जी भैया ऐसे ही जानी चाहिए थी, बट यहाँ पे मैं कंडीशन दे दे रहा हूँ। ये क्या है, हमारा डेंसर मीडियम है, ठीक है, ग्लास है, ग्लास ऑलवेज डेंसर देन द एयर, ये क्या है, एयर है, विच इज रेयरर मीडियम। अब रेयरर टू डेंसर जब भी जाता है तो मैंने बताया था वो टुवर्ड्स जो नॉर्मल जाएगा, मतलब ये अगर एक्चुअल पाथ था तो ये नॉर्मल की तरफ कुछ दब जाएगा, और ये यहाँ पे ऐसे ऐसे चला जाएगा ये पाथ, और यहाँ पे जब आएगा इस सरफेस पे, पहला सरफेस क्या था, ये था, अब लाइट रे जलाया कुछ इस तरीके से गया, फिर इस सरफेस पे आएगा। अब इस सरफेस के लिए ये लाइट रे क्या होगी, ये होगी क्या, इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे इस सरफेस के लिए क्या होगी, ये इंसिडेंट रे होगी। पहले वाले के लिए तो ये हुई, बट दूसरे वाले के लिए होगी। तो चलिए यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, सेम फिनोमिना, आपको हर जगह सिर्फ एक काम करना है,
जहां पे भी आपका इंसिडेंस पॉइंट हो वहां नॉर्मल खींचिए। और फिनोमिना को क्या देखना है कि अगर रेयर टू डेंसर जा रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल दबा दीजिएगा लाइट को, अगर डेंसर टू रेयर जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर? तो ये आपका क्या है, नॉर्मल हो गया। ये एक्चुअल पाथ जाना चाहिए था बट वो कुछ इस पाथ को फॉलो कर गई, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई। कहाँ चली गई? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और जब भी आप देखेंगे अगर ये दोनों, ये वाला मीडियम और ये वाला मीडियम सेम है तो ये लाइट रे ये लाइट रे क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे हमेशा। ठीक है, क्योंकि यहाँ जितना इधर दबेगा उतना ही क्या हो जाएगा, इधर बाहर निकल जाएगा। और ड्यू टू दैट दोनों लाइट रे क्या हो जाती हैं, एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, और इसी डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आगे हम वो देखेंगे। तो ये ग्लास स्लैब के थ्रू ये फिनोमिना होता है। पहले क्या होगा यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं, अगर आप नॉर्मल से ये वाला एंगल आर है, ठीक है, एंगल आर है, तो ये भी क्या होगा, एंगल आर ही होगा ड्यू टू अल्टरनेट अपोजिट एंगल, अल्टरनेट अपोजिट एंगल। और ये क्या है एंगल, ये एंगल होगा एंगल ई। तो यहाँ पे एंगल आई को क्या बोलते हैं, एंगल आई इज इंसिडेंस एंगल। लिख लो यहाँ पे इंसिडेंस एंगल, पूछा जा सकता है कभी भी। और जो एंगल आर है वो क्या है, रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, रिफ्रैक्टेड एंगल लिख लो, अच्छे से लिख लो भाई, सारे लोग नोट कर लो प्यारे तरीके से इसको। और एंगल ई जो है उसको क्या लिखते हैं, इमरजेंस एंगल। ठीक है, इमरजेंस एंगल मतलब वो बाहर निकला है, वहां से इमर्ज किया है हमारे ग्लास स्लैब से। ठीक है, तो ये कुछ फिनोमिना है ग्लास स्लैब के थ्रू। अगर आप यहाँ से लाइट रे इंसिडेंट कराते हैं तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। फिर अगर ये डेंसर होता है तो अंदर की तरफ दब जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ है, डेंसर टू रेयरर जा रही है। यहाँ पे कहा जा रही है, डेंसर टू रेयरर, क्योंकि ये ग्लास खत्म हुआ यहाँ पे। और ग्लास खत्म होते ही क्या शुरू हो गया, एयर अगेन शुरू हो गया। तो डेंसर टू रेयरर में जब भी जाएगा तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। ठीक है, कहाँ जाती है, कहाँ जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। भूले नहीं ना हो कि भूल गए पीछे वाला, थोड़ा सा रिकैप करके देख लो। चलो अब आगे आते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो सेम फिनोमिना वही है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बेसिकली इस डी को बोलते हैं। और ये जब भी आपसे बोला जाएगा तो आप यहाँ से कुछ इस तरीके से इसको निकाल भी सकते हैं अगर आप निकालना चाहें। वैसे निकालने के लिए पूछेगा नहीं, आई होप। बस ये जान जाइए लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। ठीक है, आप जब यहाँ पे इंसिडेंट कराते हैं, ये आपका क्या है, आई है। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली आई है, एंगल इंसिडेंस। ये क्या है, अगर इसको हम बोलते हैं डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है, तो ये क्या हो गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो गई, बेंड हो गई। कलर चेंज कर लेता हूं मैं। ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो गई बेटा, बेंड हो गई, मतलब डेंसर मीडियम था। फिर यहाँ पे जब ये इंसिडेंस करती है, यहाँ पे ये नॉर्मल खींचा आपने, एक्चुअली कुछ ये ऐसे आ रही थी, बट ये क्या हो गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई, बिकॉज डेंसर टू रेयरर जा रहे थे। तो दोनों का केस आपको याद रखना है, बस इस पैरेलल डी को निकालना है। ठीक है, यही डी क्या होती है, जो चेंज इन पाथ होता है, टोटल चेंज इन पाथ। आप क्या लिख सकते हैं, टोटल चेंज इन पाथ बोल सकते हैं, इन पाथ। यही क्या है आपका लेटरल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। वैसे इससे रिलेट करके कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर मुझे लगेगा कि आना है, वैसे मुझे नहीं लगता है आना है, मैं एक बार और क्रॉस चेक वेरीफाई कर लूंगा। ठीक है, अगर आएगा तो मैं इसका प्रूफ भी अच्छे से करा दूंगा, नहीं तो वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है आपको नॉर्मली। ठीक है, चलिए आगे आते हैं भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जब भी बात करेंगे, मतलब आप क्या चेंज कर रहे हैं, मीडियम चेंज कर रहे हैं। मीडियम, उस मीडियम, जो भी आप मीडियम, रिफ्रैक्शन का केस है तो मीडियम चेंज होना ही होना है, रिफ्रैक्शन का केस है तो मीडियम चेंज होगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम की कैपेबिलिटी बताता है। बेसिकली ये कितना लाइट रे को क्या करेगा, बेंड करेगा, कितना लाइट रे को बेंड करेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एक कांस्टेंट है। बेसिकली है क्या ये, अगर इसके लिए प्रेम से बात करेंगे तो ये है क्या, एक तरीके से ये कांस्टेंट है। ठीक है, कोई इसकी यूनिट नहीं होती, ये एक तरीके का कांस्टेंट है। और हर मीडियम के लिए अलग अलग मीडियम की इसकी अलग अलग वैल्यूज होंगी। और वो वैल्यूज क्या बताती है कि अगर मान लीजिए आप किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रिफ्रैक्शन करा रहे हैं, तो उसकी कैपेबिलिटी क्या है, कितना उसको वो बेंड करेगी, कितने एंगल से बेंड करेगी। अगर कोई उसका मान लीजिए स्पीड है, मान लीजिए लाइट है, तो लाइट की स्पीड अगर c है, लाइट की स्पीड हम जानते हैं c है, दैट इज 3 × 10⁸ होती है। ठीक है, कब आप वैक्यूम में, फ्री स्पेस में। अगर मान लीजिए किसी मीडियम में आप ले आ रहे हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं, या कहीं कहीं एन से भी डिनोट किया जाता है। तो आप म्यू, यू बना के ये लंबी सी लाइन खींच देंगे, इसको म्यू बोलते हैं। बेसिकली ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करता है। तो ये दोनों चीजें बताता है। पहली क्या, कि दैट इज मीडियम में कितना लाइट रे बेंड होगी। रिफ्रैक्शन का मतलब ही बेंड होना,
कि कितना टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और दूसरी चीज जो डिसाइड करता है वो क्या? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम भी कौन डिसाइड करता है? ये भी डिसाइड करता है अपना प्यारा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कैसे? मान लीजिए अगर आपका एयर में स्पीड थी c, तो उस मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है तो उस मीडियम में स्पीड क्या होगी? दैट इज c बाई म्यू। ठीक है, अगर आपसे बोला जाए कि उस मीडियम में स्पीड बताइए लाइट की, तब आप क्या बोलेंगे कि c बाई म्यू क्या होती है उस मीडियम में उसकी स्पीड। तो ये है कुछ रिएक्शन। अगर मान लीजिए ये म्यू है तो लाइट अगर ये कुछ ऐसे आ रही थी, मान लीजिए डेंसर है, इधर चली आई, तो इस लाइट रे की स्पीड क्या होगी इस मीडियम में? तो वो क्या होगी? दैट इज c बाई म्यू, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द प्रीवियस मीडियम, दैट इज ये वाला मीडियम। ठीक है, क्लियर? दैट इज इन वैक्यूम। कहने का क्या मतलब है? फ्री स्पेस जहां पे पार्टिकल्स दूर दूर हैं बहुत ज्यादा। क्लियर है? तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली क्या है? एक कांस्टेंट है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ये क्या डिसाइड करता है? बेंडिंग प्रॉपर्टी, बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ मीडियम की लाइट अगर रिफ्रैक्शन शो करती है उस सरफेस पे, मीडियम के सरफेस पे, तो वो कितना बेंड होगी या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, वो किस पे डिपेंड करता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम पे डिपेंड करता है। क्लियर? चलिए आगे आते हैं भाई। दैट इज अगर आपसे बोला जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है आपको, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना है, ऐसे बोला जाता है कि दो मीडियम आपके पास है। ये क्या है? मीडियम 1 है। ये लिखने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ। मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 2 है। अगर आपसे बोला जाए क्या कि मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, रिस्पेक्ट टू रिलेटिव टर्म में, तो इसको कैसे डिनोट करते हैं? ये μ2 का टर्म आता है, ये μ1 का टर्म आता है। दैट इज इसको आप क्या लिख सकते हैं? μ2 अपॉन μ1। ठीक है, ये क्या है? बेसिकली μ2 अपॉन μ1। ये क्या डिनोट कर रहा है? इसको देखो, डिनोट कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मतलब मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में क्या बता रहा है? मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इससे बेस करके काफी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर ये लिखा है मैंने कि ये एयर है, ये ग्लास है, तो आप क्या समझ रहे हैं भाई कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। ठीक है, और ये क्या होती है? म्यू जी बाई म्यू ए। ये पहला हो गया। अगर दूसरा आपसे बोल दिया जाए दैट इज म्यू ए बाई डब्ल्यू, ये क्या होता है? दैट इज म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए। और ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। डब्ल्यू का मतलब क्या है? वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो अगर आपसे कहीं पे भी पूछा जाए, वो क्या पूछा जा सकता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो ये क्या होगा? म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू। तो ये निकालने के लिए ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को आप क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं, वहां से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपके बेसिक्स टर्म्स हैं। थोड़ा सा माइंड अपना ओपन करके अगर आप प्रॉब्लम्स को लगाएंगे तो आई होप पूरी प्रॉब्लम्स आपसे लग जाएंगी। थोड़ा सा ओपन माइंड में बोल रहा हूँ। ये चीज जरूर समझ लेना कि अगर ये कहीं लिखा है ऐसा 1 म्यू 2, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है ये डिनोट कर रहा है सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये बेसिक टर्म, ठीक है, ये बेसिक टर्म है। ये क्या है? मीडियम 1 है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ये मीडियम 2 है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। अगर इससे कोई रिलेटेड डाउट होगा तो उसको कमेंट कर देना। कल जब हम लाइव प्रैक्टिस सेशन कर रहे होंगे तो वहां पे मैं इसको जरूर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं। आपको पता है कि ये क्या होता है? बेसिकली कांस्टेंट है, तो इसकी यूनिट के पीछे हमें नहीं भागना है। कहीं से भी आपकी क्या है? इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, तो इसके पीछे हमें नहीं भागना है। अब एयर की क्या होती है? 1 होती है अप्रॉक्स। आइस की क्या होती है? 1.31, वाटर की 1.33, अल्कोहल की 1.36, केरोसिन की 1.44। याद नहीं करना है, बेसिकली आपको एयर का याद कर लेना है, डायमंड का याद कर लेना है, वाटर का याद कर लेना है और ग्लास का बेसिकली याद कर लेना है। बस इससे ज्यादा आपको नहीं याद करना है, बस इससे ज्यादा याद भी नहीं करना है, और बस इतने से ही आपका काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अब आते हैं भाई लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अब जैसे हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन में 2 लॉ पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे भी दो लॉ हैं बेसिकली रिफ्रैक्शन के लिए, कि कहीं पे भी अगर रिफ्रैक्शन आपका हो रहा है तो उस रिफ्रैक्शन को
ये दोनों लॉ जरूर वहां पे सेटिस्फाई करने पड़ेंगे, तभी आप बोलेंगे कि रिफ्रैक्शन हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा है। रिफ्रैक्शन हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा है। वो कैसे, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है आपका, मैंने नॉर्मल खींच दिया है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंसिडेंस करा रहे हैं लाइट रे को। तो यहाँ से लाइट रे इंसिडेंस करी है, मान लीजिए हमारा क्या है, ये मीडियम डेंसर है, मान लेते हैं ये मीडियम डेंसर है, ये क्या है, रेयरर है। तो ये लाइट रे कुछ इस तरीके से जानी चाहिए थी, ये आपका नॉर्मल है, तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे बेंड कर गई, ठीक है। और ये एंगल क्या है आपका, बेसिकली एंगल आर है, और ये क्या है, बेसिकली एंगल आई है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं एयर का 1, ठीक है, एयर मान लेते हैं इसको 1। तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि जो साइन कंपोनेंट ऑफ आई होगा अपॉन साइन कंपोनेंट ऑफ जो आर होगा, वो क्या होगा, बेसिकली कांस्टेंट होगा, ठीक है। ये आपको पढ़ाया जाता है आपके स्कूल में कि साइन आई और साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल, ये क्या है, बेसिकली इंसिडेंस एंगल, ठीक है। साइन ऑफ इंसिडेंस एंगल और साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बट एक्चुअली स्नेल्स लॉ क्या कहता है, मान लीजिए अगर आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे कहीं पे पूछा जाता है तो आप इसको अच्छे से ध्यान से समझेंगे। देखिए स्नेल्स लॉ बेसिकली क्या कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम, जिस मीडियम में आप हैं वो क्या है, 1 है, इनटू रिफ्रैक्टिव साइन कंपोनेंट ऑफ दैट मीडियम में एंगल, तो ये साइन है, और उस मीडियम का एंगल क्या है, दैट इज आई है, मस्ट बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, दिस इज म्यू, इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ दैट मीडियम, दैट इज आर। समझ में आया, नहीं समझ में आया, ध्यान से देखो, फिर से समझो। जिस मीडियम में आपका मीडियम ये है, मीडियम 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, तो पहले आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे इनटू साइन उस मीडियम में जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दैट इज साइन का आई लिखेंगे आप, फिर इक्वल कर देंगे अगले मीडियम के लिए जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू, उसको लिख लेंगे, इनटू क्या कर देंगे, साइन ऑफ उस मीडियम में जो एंगल है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यही क्या होता है, आपका स्नेल्स लॉ होता है। और ये क्या होगा, साइन आई मस्ट बी इक्वल टू म्यू इनटू साइन का आर, यही होता है क्या, आपका स्नेल्स लॉ। अब यहां से अगर ध्यान से देखेंगे तो साइन आई अपॉन आर क्या आ जाएगा, साइन आई अपॉन आर क्या आ जाएगा, म्यू आ जाएगा। और म्यू क्या है, एक तरीके से कांस्टेंट है, तो जहां से चले थे वहीं पे क्या आ गए, क्या बिल्कुल आ गए, जहां से चले थे भैया वहीं पे आप लाके रख दिए हो कि साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता था, कांस्टेंट होता था। और यही चीज स्नेल्स लॉ यहाँ पे भी समझाता है हमें कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसी मीडियम का एंगल होगा, वो क्या होगा, आई होगा पहले मीडियम का, इज इक्वल टू मीडियम ऑफ सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन का आर उस मीडियम का। क्लियर, तो ये आप इक्वेट कर देंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं है, हर जगह एंगल बदलता जाएगा, हर जगह स्नेल्स लॉ यही लगाएंगे, सिंपल सा कि पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फिर उस मीडियम में जो आपका इंसिडेंस एंगल होगा वो ले लेंगे, इज इक्वल टू नेक्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ आर उसी मीडियम का ले लेंगे जो आपका रिफ्रैक्टिंग एंगल होगा, ठीक है। हर केस में बदलेगा, हर केस में आपको बस कॉन्सेप्ट यही लगाना है, जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे उस मीडियम में क्या एंगल बना रहा है लाइट रे, वो हमें ले लेना है बस। क्लियर, चलो आगे बात करते हैं। दूसरी चीज लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बेस्ड है, दूसरा लॉ है, दैट इज दूसरा लॉ जो हमने वहां पे पढ़ा था वही दोनों सेम है कि इंसिडेंट रे और जो रिफ्रैक्टेड रे होती है और नॉर्मल रे जो होती है वो कहाँ लाई करती है, एक प्लेन में लाई करती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक प्लेन में लाई करी, और ये प्लेन क्या है, एक पन्ने की तरह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, इसी पन्ने पे ही सारी लाइट रे क्या कर रही होंगी, लाई कर रही होंगी। ये क्या है, बेसिकली एक पन्ने की तरह ले सकते हैं, ये पन्ना ही हमारा, ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा आई होप। तो ये आई होप ये पूछा भी नहीं जाता है कहीं पे, आपको इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप रिलैक्स रहें। चलिए आगे आते हैं भाई, लेंसेज की बात कर लेते हैं, वाटर लेंसेज। तो बेसिकली लेंस क्या है, लेंस क्या है, लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ग्लास और प्लास्टिक विच हैज कर्व सरफेस, ठीक है। बेसिकली ये भी एक तरीके का मीडियम है, ठीक है, मीडियम ही है, अंदर आपका क्या है, मीडियम है, वो ग्लास हो सकता है या प्लास्टिक हो सकता है, बट वो बाउंडेड है दो सरफेसेस से। वो दो सरफेस दो तरीके के हो सकते हैं, वो कॉन्वेक्स सरफेस हो सकता है और कॉनकेव सरफेस हो सकता है। तो लेंस इज नॉन अदर देन द ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ग्लास और प्लास्टिक विच हैज कर्व सरफेसेस, क्लियर, विच हैव कर्व सरफेसेस या फिर बाउंडिंग बाय सरफेसेस विच आर कॉन्वेक्स इन नेचर एंड कॉनकेव इन नेचर। आप दोनों सरफेसेस की प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं, केव वाला पार्ट कॉनकेव बोलते हैं और उभरा वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स बोलते हैं। क्लियर, तो ये रहा लेंस, इस तरीके के आप देखते होंगे, ये आपके चश्मे में यूज किया जाता है बेसिकली, और जो आपके कैमरा के लेंसेज होते हैं उसमें भी यूज किया जा सकता है।
तो ये बेसिकली है क्या, ये लाइट रे को क्या करते हैं, बेसिकली ट्रांसमिट करते हैं, रिफ्रैक्ट करने का काम करते हैं। कितना रिफ्रैक्ट, लेंस से हम क्या करते हैं, देखिए लेंस से क्या करते हैं हम, बेसिकली लाइट रे को रिफ्रैक्ट करते हैं। अगर हमें पास लाइट रे लानी है तो हम डेंसर मीडियम का यूज करते हैं, अगर दूर लेके जानी है तो आप क्या करते हैं, रेयर का यूज करते हैं। तो वो डिपेंड करती है हमें हमारा यूज क्या है। तो लेंस बेसिकली क्या करते हैं, हम लाइट रे को बेंड कराने के लिए यूज करते हैं क्या, लेंस को। तो यहाँ क्या करते हैं, बेंड करने के लिए क्या करते हैं, लेंस का यूज करते हैं। चश्मा बोला जाता है, आपको नहीं दिख रहा है मतलब लाइट, हो सकता है कि आपके रेटिना के पहले ही बन जा रही हो इमेज या फिर रेटिना के पीछे बन रही हो, तो हम उसको एडजस्ट करने के लिए क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू दियर फोकल लेंथ हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं लेंस को। वो ह्यूमन आई का पार्ट है, हम ह्यूमन आई में उसको पढ़ेंगे। तो टाइप ऑफ लेंस, बेसिकली दो टाइप का लेंस होता है। फर्स्ट वन इज कॉन्वेक्स लेंस, दैट इज आप अगर सरफेस, अगेन सरफेस से ही आप बात कर सकते हैं। सेकेंड वन इज कॉनकेव लेंस, ठीक है। सरफेस जो उभरा वाला पार्ट वो क्या है, कॉन्वेक्स पार्ट है। अगर सरफेस केव वाला पार्ट है दैट इज कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दियर सरफेस, सरफेस के अकॉर्डिंग ही आप क्या कर सकते हैं, लेंस को पहचान सकते हैं कि केव वाला पार्ट है दैट इज कॉनकेव लेंस, अगर उभरा वाला पार्ट है दैट इज कॉन्वेक्स लेंस। तो बारी बारी शुरू करते हैं कॉन्वेक्स लेंस के लिए। कॉन्वेक्स लेंस क्या है, बेसिकली जो उभरे वाले पार्ट से क्या हो, कवर्ड हो, और ये क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम हो, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल भरा हो अंदर, ट्रांसपेरेंट मटेरियल भरा हो। और ये क्या करेगा, हर सरफेस पे अपने क्या करेगा, अगेन हर सरफेस पे क्या करेगा, ये लाइट को रिफ्रैक्ट करने का काम करता है, ठीक है, रिफ्रैक्ट करने का काम करेगा हर सरफेस पे। अब यहाँ पे कुछ चीजें हमें जो देखनी है वो इंपॉर्टेंट चीज है, क्या क्या चीजें आती हैं ये देखिए। बना कैसे होगा, तो बेसिकली दो सर्कल का अगर कॉम्बिनेशन देखें तो ये एक सर्कल ये बन रहा होगा कुछ इस तरीके से, एक सर्कल ये बन रहा होगा और एक सर्कल कुछ ये बन रहा होगा। दो सर्कल एक दूसरे को अगर कट कर रहे हो तो ये इस तरीके से कुछ इमेज बनी होगी। तो इस सर्कल के लिए एक जो सेंटर होगा वो कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, इसको बोल सकते हैं C1। इसके लिए फोकस कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, इसको बोल सकते हैं F1। और दूसरे वाले के लिए यहाँ पे क्या होगा, F2 होगा। और यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए थोड़ा सा इसको इरेज करके पीछे की तरफ बना लेते हैं, तो ये क्या होगा, बेसिकली इसके लिए ये होगा C2, ठीक है, C2। या फिर आपको अगर पता भी होगा कि हम R इज इक्वल टू क्या होता है बेसिकली, तो वो होता है 2F। तो इसको बेसिकली आप 2F1 से डिनोट करते हैं, इसको क्या करते हैं 2F2 से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को। है वो बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर ही। तो इसके दो दो फोकस होंगे, जितने भी लेंस होंगे आपके दो दो फोकस होंगे। एक फोकस क्या होगा, इधर की तरफ होगा, बेसिकली प्राइमरी सरफेस को ही हम मानते हैं कि जो हमारा प्राइमरी सरफेस है। मेन फोकस और मेन सेंटर किसको मानते हैं, जो प्राइमरी सरफेस फर्स्ट सरफेस होता है उसके अकॉर्डिंग। अगर कॉन्वेक्स के लिए अगर आपको लेना हो कि फोकल लेंथ किधर लाई करता है, तो फर्स्ट सरफेस इसका कहाँ करता है, राइट साइड। तो जो भी चीजें होंगी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप जब भी नापेंगे, जब भी बात करेंगे, तो फर्स्ट सरफेस के अकॉर्डिंग ही करेंगे। किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट सरफेस को देख लेंगे कि कर्वेचर किधर की तरफ है, राइट की तरफ है, तो मतलब सेंटर राइट की तरफ होगा। अगर लेफ्ट की तरफ है तो लेफ्ट की तरफ होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस कहाँ होगा, राइट की तरफ। अगर साइन कन्वेंशन के लिए जैसे हमने मिरर में देखा था, वैसे यहाँ पे अगर फोकस की बात करूं तो वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा राइट साइड में। पॉजिटिव होगा किधर, राइट साइड में। क्लियर। चलिए अब आगे आते हैं भाई। आगे अब कुछ चीजें हमें देखनी है, दैट इज अब हमें कॉनकेव की बात कर लेनी है। तो कॉनकेव के लिए भी सेम प्रोसेस है, सेम चीजें हैं। ये भी एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, ये भी क्या करता है, रिफ्रैक्ट करता है लाइट रे को। तो ये भी दो तरीके के सर्कल को मिलके बना होगा, बट इसका कॉम्बिनेशन कुछ अलग है। ये दो तरीके के दूर दूर सर्कल से मिलके बना होगा इस तरीके से, अगर आप ध्यान से समझे तो। और इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, ये भी C2 हो गया, और इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर C1। तो इसको हम F1 बोल सकते हैं, इसके लिए क्या बोल सकते हैं, F2 बोल सकते हैं। इसको आप 2F1 भी लिखेंगे, हर जगह आप 2F2 और 2F1 का ही यूज करेंगे ऐसे केसेस में। वो है बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर ही, बट आप फोकस के ही टर्म में हमेशा लिखेंगे। तो इसके लिए प्राइमरी फर्स्ट सरफेस क्या है, कोई भी लाइट रे आएगी तो फर्स्ट सरफेस इस कर्वेचर से टकराएगी। तो इस कर्वेचर के लिए फोकल लेंथ कहाँ लाई करेगा, इधर लाई करेगा। तो फोकस इस केस में क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। मतलब कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ निगेटिव होगा, साइन कन्वेंशन। मतलब जो भी आप फिनोमिनाज बात करेंगे 2F1 F1, वो क्या होंगे, सारे राइट वाले कंसीडर करेंगे आप, सॉरी लेफ्ट वाले को कंसीडर करेंगे कॉनकेव में। हम क्यों ये कहां से कंसीडर करते हैं, तो आपको प्राइमरी सरफेस देखना है कि हमारा प्राइमरी सरफेस का कर्वेचर किधर है।
जिधर कर्वेचर होगा उधर के अकॉर्डिंग आप सारी चीजें मेजर करते चलेंगे। ठीक है, चलिए अब कॉनकेव लेंस की बात कर लेते हैं कुछ इमेज फॉर्मेशन से रिलेटेड, कि अगर अब कुछ तरीके के, जैसे हमने कुछ कॉमन फिनोमिनाज देखे थे, कॉमन पैटर्न देखा था किसका, लाइट रे का। तो ये क्या है बेसिकली कॉमन पैटर्न फॉर लाइट रे, कि लाइट रे कैसे पास करेगी उसके लिए क्या है कॉमन पैटर्न है, कहाँ से पास करेगी कैसे पास करेगी। तो पहली चीज जो दैट इज कि हमारी जब भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी वो हमें पता है कि कहाँ से पास करती है, वो फोकस से ही पास करती है। अब इसके लिए फिनोमिना यहाँ समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये आपका क्या है, एक तरीके का लेंस है कॉनकेव। यहाँ के लिए इसका क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ इधर होगा, ये सी होगा। ठीक है, अब लाइट रे यहाँ पे गिरती है, लाइट रे यहाँ पे गिरती है, तो एक्चुअली देखो फिनोमिना होता क्या है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे दिखाने की कोशिश करूंगा। ये एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे लाइट रे गिरती है, तो यहाँ पे अगर आप इस कर्वेचर के लिए सेंटर खींचते हैं तो ये क्या है बेसिकली इसके लिए नॉर्मल। लाइट रे जानी चाहिए थी कुछ इधर, बट ये क्या है बेसिकली, ये क्या है बेसिकली इधर चली गई। दिख रहा होगा, आई होप आपको दिख रहा होगा। क्यों गई, क्यों गई, तो बोलेंगे भैया कि डेंसर मीडियम था सो दैट्स वाई चली गई। मीडियम डेंसर था तो ये एक्चुअल पाथ था, बट इससे क्या हो गई बेंड कर गई है इधर की तरफ। हुआ है ऐसा, बिल्कुल हुआ है। चलिए अब आगे वाली फिनोमिना की बात करते हैं। अब इस केस के लिए अगर आप यहां से नॉर्मल खींचें तो ये नॉर्मल होगी, और ये जानी चाहिए थी, बट ये क्या कर जाएगी इस तरीके से कुछ इधर की तरफ, मैं यहाँ पे शो एक्चुअली नहीं कर पा रहा हूँ, बट इस तरीके से कुछ बेंड कर जाएगी। ये इधर ऐसे ऐसे जानी चाहिए थी, बट ये कुछ ये वाला पाथ फॉलो कर जाएगी, ऊपर वाला नहीं ये वाला। तो एक्चुअल इस तरीके से होता है, बट हम यहाँ पे डायरेक्ट दिखा देते हैं, बीच वाला स्टेप जो ये स्टेप हुआ है इसको आप मार देते हैं। तो आप वही काम कर सकते हैं क्या, कि हमेशा नॉर्मल खींचिए, नॉर्मल हमेशा उस सरफेस के लिए, ठीक है, इस सरफेस के लिए सॉरी आप नॉर्मल यहाँ से खींचेंगे, मेरी मिस्टेक थी। ठीक है, आप इस सरफेस के लिए क्या करेंगे नॉर्मल यहाँ से खींचेंगे। ये अगर बेंड की है यहाँ पे गई है तो ये मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो आप नॉर्मल यहाँ से खींचेंगे, और ये क्या करेगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, इधर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, ये जाएगी कुछ इस तरीके से जानी चाहिए थी लाइट रे को, ये यहाँ चली जाएगी। तो ये कॉमन फिनोमिना जो इसके बीच में इन्वॉल्व है वो हम नहीं यूज करते हैं, बस ये दिखाते हैं कि जब भी ये फर्स्ट सरफेस है, ये फर्स्ट सरफेस है, तो इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर ही लाई करेगा, और फोकस भी क्या करेगा इधर ही लाई करेगा। तो लाइट रे अगर इस तरीके से आती है तो ये ट्रेवल करके इससे पास कर जाती है। ठीक है, कहाँ से, फोकस से। ये क्या है बेसिकली फोकस है। अब यहाँ पे भी सेम है, कॉनकेव के लिए, कॉनकेव के लिए लाइट रे अगर आती है तो ये क्या करती है ऊपर की तरफ रिफ्रैक्शन निकल जाती है। ये रिफ्रैक्शन अभी मैं आपको समझाऊंगा ऊपर। ठीक है, परेशानी हो ना, बिकॉज आई होप कंफ्यूज हो रहे हो भैया लाइट रे ऊपर इसमें क्यों जा रही है और इसमें नीचे क्यों आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये तो कहीं फोकस को कट नहीं कर रही है इस वाले को, तो हम बोलेंगे कहीं ये पीछे से आ रही होगी, और ये पीछे से कहाँ आ रही है, दैट इज वो F1 से आ रही है। वो कहाँ से आ रही है, F1 से आ रही है। वही केस अगर हम पहले फोकस से पास कराते हैं तो वो क्या आ जाती है बाद में पैरेलल चली जाती है, और अगर हम बाद में हम पहले ही फोकस के अलॉन्ग गिराते हैं किसी एक फोकस के अलॉन्ग, तो बाद में वो कहाँ चली जाती है, पैरेलल चली जाती है। ये बिहेवियर आपको याद रखना पड़ेगा। अब चलिए ये मैं बिहेवियर दिखाता हूँ एक्चुअली ऊपर कैसे ये हैपन होता है। ठीक है, एक्चुअली ये कैसे हैपन होता है मैं ये सारी चीजें इरेज करके आपको प्रॉपर तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे बना के। तो आई होप आपको समझ में आ रही होगी चीजें, जो चीज ना समझ में आए प्लीज उसको पूछ लेना, बिकॉज आप अगर आप नहीं पूछोगे तो वो आपका डाउट है, मेरा डाउट कुछ नहीं है उसमें। नहीं पूछोगे तो भाई तुम्हारा वो डाउट है, मेरा नहीं है। ठीक है, तो मेक श्योर वो चीजें पूछ लें आप। कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आ रही हो तो प्लीज उसे पूछ लो, उसे बोल दो कि भैया ये चीज नहीं समझ में आई। चलो यहाँ पे क्या आई लाइट रे, ये कुछ पैरेलल यहाँ पे स्ट्राइक की है, देखो ध्यान से देखते रहना। ठीक है, ये क्या स्ट्राइक की है, और ये क्या है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल खींच देंगे इस सरफेस के लिए, तो ये नॉर्मल हो गया, और लाइट रे कुछ इस तरीके से जा रही थी, ये कुछ एक्चुअल पाथ था लाइट रे का। लेकिन आपको पता है क्या कि भैया जब इसमें जाएगी, ये क्या है डेंसर है, तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल चली जाएगी, और ये यहाँ पे जा रही थी, ये नॉर्मल की तरफ क्या कर जाएगी, बेंड कर जाएगी। मतलब कुछ मान लेते हैं ये वाला पाथ वो फॉलो कर गई। ठीक है, ये वाला पाथ क्या करेगी, वो फॉलो कर गई। अब यहाँ पे इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं उस पर नॉर्मल खींचने की कोशिश करते हैं, ये रहा नॉर्मल उस सरफेस के लिए। अब ये कुछ एक्चुअल पाथ तो ये था इसका, एक्चुअल पाथ तो ये था इसका, लेकिन लेकिन वो क्या है, इससे इस नॉर्मल से तो अवे ही जाएगी, इससे तो अवे ही जाएगी, तो ये कुछ ये वाला पाथ फॉलो कर लेगी, कुछ ये वाला पाथ। तो देखो एक्चुअली जो हमें ड्रॉ करना था वो क्या ड्रॉ करना था, वो हमें ड्रॉ करना था
कि यहाँ से ये गई और जाने के बाद ये गई और यहाँ से जाने के बाद ये गई। तो एक्चुअली आप देख सकते हैं कि लाइट रे कुछ ये ऐसे जाती है और यहाँ से ये इस तरीके से निकल जाती है। तो ये कुछ इस तरीके से पाथ क्या करती है, फॉलो करती है। ये क्या है, डेंसर मीडियम है। लेंस क्या है, बेसिकली एक मीडियम है। लेंस क्या है, एक मीडियम है। आप एयर नहीं, एयर को छोड़ के कुछ भी बोल सकते हैं कि आप कुछ भी उसमें भर रखें। उस मीडियम का आपका जब आप पढ़ेंगे 12th में तो ऑप्टिकल डेंसिटी दे रखी होती है। और यहाँ पे जो इस सेंटर होता है, इस सेंटर को क्या बोलते हैं हम, इस सेंटर को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इस सेंटर को क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, हम इस सेंटर को बोलते हैं। क्लियर। तो वैसे ही कॉन्वेक्स के लिए देख लीजिए कि उसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए लाइट रे बेंड क्यों होती है, तो उसके लिए थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, चलो इसके लिए भी सेम काम करना है आपको। दोनों सरफेसेस को चूज कर लेना है। दोनों सरफेस को चूज करने के बाद आपको जो भी चीजें हो नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद कॉमन फिनोमिना जो है, जो कॉमन फिनोमिना इन्वॉल्व होता है वो क्या, कि नॉर्मल खींचेंगे आप तो डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल है। अगर रेयर टू डेंसर जा रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल वो जाएगी। बस ये कॉमन फिनोमिना अगर आप समझ जाते हैं तो बस वही इन्वॉल्व भी है उसके पीछे। तो यहाँ से चलिए एक लाइट रे हमने इंसिडेंट करवा दिया, इसको थोड़ा नीचे कराता हूँ क्योंकि बेंडिंग होगी। ठीक है, यहाँ से हमने लाइट रे, चलो उसी पे आया, इंसिडेंट करा दिया। इसके लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है और इसके लिए इस सरफेस के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है। ये क्या है, C2 है, ये है C1। अब आप क्या करेंगे, उसके पहले इस सरफेस पे क्या करेंगे, नॉर्मल खींचेंगे। तो ये मान लेते हैं कुछ हमारा नॉर्मल था, मान लेते हैं। ठीक है, अब लाइट रे आपकी ये जानी चाहिए थी, इस तरीके से स्ट्रेट जानी चाहिए। अब एक बात बताइए, अब यहाँ पे क्या होगा, उसके लिए थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करिए कि क्या होगा। ये क्या है, डेंसर है, ये क्या है, रेयर, मतलब नॉर्मल की तरफ ही दबेगी। तो ये नॉर्मल की तरफ दब गई। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार इसको इरेज करके फिर से ड्रॉ करता हूँ। ये कुछ इधर की तरफ दब गई, इधर की तरफ। ठीक है, ये टुवर्ड्स नॉर्मल क्या हो गई, ये नॉर्मल की तरफ दब जाएगी ना, नॉर्मल की तरफ दबेगी। ये क्या है, नॉर्मल है। अब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अगर यहां से आप नॉर्मल खींचते हैं तो ये नॉर्मल है। लाइट रे एक्चुअली ऐसे जा रही थी, एक्चुअली ऐसे जा रही थी। अब लेकिन आपको पता है इस केस में नॉर्मल से तो अवे ही जाएगी, तो यहां से जाते जाते कुछ इस तरीके से फॉलो कर जाती है। ठीक है, ये कुछ क्या करती है, इस तरीके से यहाँ पे इसको फॉलो कर जाती है। तो एक्चुअल पाथ देखेंगे तो लाइट रे यहाँ गई, फिर क्या कर गई, इधर की तरफ बेंड कर गई। तो ये क्या है, बेसिकली बेंडिंग है किसकी, लाइट रे की। हर एक सरफेस पे आपको बस ध्यान क्या रखना है, हर बार डेंसर टू रेयरर में क्या होगी, रेयरर में क्या होगी, और रेयरर टू डेंसर में क्या होगी। बस अगर दो चीजें याद कर लेते हो तो पूरी रिफ्रैक्शन तुम्हारी खत्म है। और एक चीज क्या याद कर लेते हो, दैट इज स्नेल्स लॉ, जो मैंने बताया कॉन्सेप्ट वो वाला, बस पूरा का पूरा रिफ्रैक्शन खत्म। और कुछ है ही नहीं रिफ्रैक्शन में, कुछ तुम कर ही नहीं सकते, इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं पाओगे और करना भी नहीं है तुम्हें। क्लियर। चलो, तो आई होप ये दो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं कुछ अलग अलग टर्म्स की, दैट इज ये क्यों नहीं चल रहा, एक सेकंड रुक जाइए। अब हमें चीजें जो देखनी है वो इमेज फॉर्मेशन देखनी है, या फिर तो जो तीसरी चीज आती है वो क्या, कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से आप पास कराते हैं तो वो एज इट इज निकल जाती है, बिकॉज वो ऑप्टिकल सेंटर पे क्या है, ये आपका नॉर्मल है। ठीक है, ये भी क्या है, नॉर्मल है। तो ये एंगल आई है, ये भी एंगल आई है। वो आप जब देखेंगे रिफ्रैक्शन तो वही केस आता है कि सेम एज इट इज वो पास कर जाती है। तो ये आप याद रख लेंगे दो टर्म। इसके बाद अब कुछ इमेज फॉर्मेशंस देखने हैं हमें कि ये कैसे कैसे होते हैं। तो पहला कॉन्वेक्स के लिए देखेंगे कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे रखने का मतलब बहुत ही दूर है, तो वो एज अ, जब भी लाइट रेज आएंगी वो क्या आएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही आती है। इन्फिनिटी के केस में हमेशा होता है ये, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, प्रिंसिपल एक्सिस आती है हमेशा। लाइट रेज कहाँ आएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस कभी भी कॉन्वेक्स के केस में आती है तो वो कहाँ से पास करती है, फोकस से। तो इमेज कहाँ बनी, यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कुछ इस तरीके से है, ये क्या है, ए और बी। हमने इतना बड़ा ऑब्जेक्ट लिया था, जितनी भी लाइट रहा है, 1 2 3 4 कितनी भी बढ़िया है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, पॉइंट साइज इमेज ही मिल रहा है, पॉइंट साइज इमेज मिल रहा है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट साइज इमेज बन रहा है। अब यहाँ पे राइट में जितनी भी इमेज बनती है, राइट में जितनी भी इमेज बनती है वो क्या होती है, अगेन वो यहाँ पे क्या होंगी, रियल होंगी एंड इन्वर्टेड होंगी। यहाँ पे क्या होंगी, रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पे, वहां पे जस्ट उल्टा था कि लेफ्ट में होती थी, बट यहाँ पे जितनी भी लाइट रे राइट में, यहाँ पे जब भी लाइट रे एक दूसरे को कट कर रही होंगी वो राइट में ही एक्चुअली कट कर रही होंगी।
तो अगर राइट में कोई भी इमेज बनेगी लेंस के राइट अपार्ट में तो वो क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो पोजीशन ऑफ इमेज बोलेंगे एट फोकस बन रही है, एट फोकस बन रही है, F2 बन रही है। या फिर नेचर ऑफ इमेज की बात करेंगे तो बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड हो रही है। साइज ऑफ इमेज की बात करेंगे तो बोल देंगे सीधा सीधा क्या कि पॉइंट साइज्ड बन रही है, पॉइंट साइज, ठीक है, बहुत छोटी। इसके बाद दूसरा केस आता है कि हम इन्फिनिटी से थोड़ा सा और पास ले आते हैं, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कुछ बगल में रखते हैं किसी एक फाइनाइट डिस्टेंस पे, दैट इज यू मान लेते हैं उसको, ठीक है। और आपको पता है व्हाट इज यू, दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और व्हाट इज वी, दैट इज इमेज डिस्टेंस, और व्हाट इज एफ, दैट इज फोकल लेंथ डिस्टेंस। और ये फोकल लेंथ किधर होगी, ये किससे डिसाइड होगा, हमेशा कर्वेचर ऑफ फर्स्ट सरफेस। ये बात अगर ध्यान रखोगे तो कभी कंफ्यूज नहीं होगी कि कॉन्वेक्स के लिए क्या याद रखना है, कॉनकेव के लिए क्या याद रखना है, हमेशा याद रखोगे। और एक बात, कौन सा लेंस आपको उल्टा चेहरा दिखाता है ये भी आप यहां समझ सकते हैं। रियल एंड इन्वर्टेड कौन देता है, कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ पे आपका क्या है, कॉन्वेक्स लेंस की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो किससे सिमिलर होती हैं, कॉनकेव मिरर से सिमिलर होती हैं। और कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टीज, कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है, कॉनकेव लेंस से सिमिलर होती है, ठीक है। तो अगर ये याद रख लेते हो कॉनकेव लेंस से सिमिलर होती है, तो आई होप अगर लेंस या मिरर एक भी पढ़ लोगे तो तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ किसी एक फाइनाइट डिस्टेंस पे हमने रखा है, तो दो लाइट रे एक पैरेलल ले लिया एक ऑप्टिकल सेंटर से, जो हमें पता था कि ये दोनों इस तरीके का बिहेवियर शो करेंगी। ये क्या करेगा, फोकस से पाथ करेगा, ये एज इट इज सेम पाथ पे चला जाएगा, तो ये कट कर गया यहाँ पे। तो पहला इमेज बना था फोकस पे, वो भी क्या रियल एंड इन्वर्टेड बना था। मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट हम क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी से पास ला रहे हैं, ये फोकस से क्या कर रही है, दूर जा रही है। जब इन्फिनिटी पे रखा था तो फोकस पे बना, अब इन्फिनिटी से थोड़ा सा पास ले आए हैं, मतलब एक किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे ले आए हैं, तब कहां बनी है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनी है। तो पोजीशन ऑफ इमेज बोलेंगे F2 एंड 2F2 के बीच में, मतलब बिटवीन, यहां लिख लीजिएगा बिटवीन F2 एंड 2F2। नेचर ऑफ इमेज अगेन क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। साइज की बात करेंगे तो साइज के लिए बोल देंगे डिमिनिश्ड, मतलब छोटा है और धुंधला है, ठीक है, छोटा मतलब धुंधला ही तरीके का दिखेगा, क्लियर। ऊपर वाले में हाईली डिमिनिश्ड आप लिख सकते हैं। अब तीसरे केस की बात करते हैं, थोड़ा सा और पास ले आए हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाके रख दिया, दैट इज 2F1 पे लाके हमने रख दिया ऑब्जेक्ट। अगेन दो लाइट रे पास कराएंगे, क्या, एक पैरेलल जो कि फोकस से पास करेगी, एक ऑप्टिकल सेंटर से जो एज इट इज निकल जाती है। तो दोनों एक दूसरे का कट कहाँ कर रही है, 2F2 पे। देखो पहला केस इन्फिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बनी, दूसरा केस जब यहाँ पे किसी एक डिस्टेंस पे रखा था तो ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बनी, यहाँ बनी थी बीच में। मतलब हम जैसे जैसे इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट को इधर मूव करा रहे हैं, वो फोकस से क्या कर रही है, इधर मूव करे। मतलब अगर कभी भी इमेज की डिस्टेंस, ध्यान रखना, अगर कभी भी इमेज की डिस्टेंस लेस देन फोकल लेंथ आती है तो ये हमेशा गलत होगी। किसके केस में, कॉन्वेक्स के लेंस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमेशा ये गलत होगी। अगर आपकी इमेज डिस्टेंस इज लेस देन फोकल लेंथ आती है तो इट इज ऑलवेज रॉन्ग, बिकॉज आप देख सकते हैं मिनिमम जो लेंथ है वो क्या है, फोकल लेंथ है। और ये फोकल लेंथ कब आएगी, कब इमेज की लेंथ फोकल लेंथ के बराबर होगी, जब यू क्या होगा, आपका इनफाइनाइट होगा। जब u इज इक्वल टू इनफाइनाइट होगा तो v इज इक्वल टू क्या होगा, f होगा। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, क्लियर है। चलिए, मतलब हम जैसे जैसे क्या करेंगे, इमेज ऑब्जेक्ट को पास लाते जाएंगे, इमेज क्या करिए, फोकस से हमारे दूर भाग रही, फोकस से दूर भाग रही, ये ध्यान रखेंगे आप। तो पोजीशन ऑफ इमेज बोलेंगे तो बोलेंगे एट 2F2 बनी है, और नेचर ऑफ इमेज अगेन क्या है, रियल है एंड इन्वर्टेड है, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली लाइट रे कट करी है, हम ऐसा सीम्स नहीं दिखा रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं कि जस्ट कट करी, एक्चुअली कट कर रही है। साइज ऑफ इमेज की बात करेंगे तो यहाँ पे सेम साइज मिलती है, बिकॉज हमने यहाँ पे क्या रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है, तो वो एज इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये आप देख सकते हैं सिमिलर अपोजिट ट्रायंगल भी बन रहा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सिमिलर अपोजिट ट्रायंगल भी बनता है ना। चलो अगले केस की बात कर लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट को और हम थोड़ा सा पास लाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से और थोड़ा सा पास, तो ये इससे और थोड़ा सा क्या कर रहा है, दूर खिसक गया, ठीक है। तो इस केस में पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, बियॉन्ड 2F2 हो जाएगी, बियॉन्ड 2F2, क्लियर। बियॉन्ड 2F2 मतलब F2 के थोड़ा सा दूर, बियॉन्ड C2 भी लिख सकते हैं। नेचर ऑफ इमेज अभी भी हमें पता चल पा रही है, रियल एंड इन्वर्टेड ही होगी, इन्वर्टेड ही होगी, उल्टी है। साइज ऑफ इमेज बोलेंगे तो इन लार्ज बोलेंगे कि बड़ी बन गई, अभी तक क्या थी, बराबर थी। मतलब इन लार्ज की केस हमेशा, अगर किसी भी केस में आपको दिया हो
कि HI इज ग्रेटर देन HO, तो वो कौन सा केस होगा लेंस का केस, तो कॉन्वेक्स लेंस का ही केस होगा। और वो भी क्या, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब 2f1 के बाद में रखा होगा, तभी ये केस पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। समझ में आया? मतलब u क्या होगा आपका, लेस देन r होना चाहिए, u क्या होगा, लेस देन r होना चाहिए, या फिर u इज लेस देन 2f1, ठीक है। u क्या होगा, जब लेस देन 2f1 होगा तभी क्या होगी, आपकी हाइट बड़ी होगी। तो ये काफी तरीके हैं जिस तरीके से आप समझ सकते हैं इन चीजों को, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, पांचवें पे आते हैं, दैट इज पांचवा, जब हम कहाँ रखते हैं, और थोड़ा सा पास लेके गए, और थोड़ा सा पास लेके आ गए, क्लियर। F1 पे लेके आए, अब दोनों क्या कर रहे हैं, पैरेलल चले गए। अब मैंने पैरेलल की कंडीशन कल भी बताई थी, मतलब वो कहाँ मिल रहे होंगे, इन्फिनिटी पे। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ बन रही होगी, इन्फिनिटी पे। आप देख पाते हैं पैरेलल हमारा स्काई और हम क्या है, एक दूसरे से पैरेलल है, हमें दूर पे दिखता है कि वो दोनों मिल रहे हैं। वो दोनों क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं, बट वो मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, आप जैसे फर्दर आगे जाओ तो वो नहीं मिलेंगे। तो हम ये बोलेंगे इन्फिनिटी पे मिल रहा होगा। नेचर अगेन क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, क्योंकि लाइट रे एक्चुअली इन्फिनिटी तक जा रही है। और साइज क्या होगा, हाईली इनलार्ज बोलेंगे, हाईली इनलार्ज। क्यों हाईली इनलार्ज बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ नहीं बन रही है, यहाँ नहीं बन रही है, यहाँ भी नहीं बन रही है, जितना आगे जाते जाओगे वहां नहीं बन रही होगी, खूब आगे जाके बन रही होगी, मतलब खूब बड़ी। इमेज ऑब्जेक्ट तो इतनी बड़ी लिया था मैंने, बट और लंबी बन रही है, ठीक है। तो ये छठवां केस, दैट इज ऑब्जेक्ट कब रखा होगा, F1 पे रखा होगा, तब वो कहाँ बन रही होगी, हाईली एनलार्ज बन रही होगी, ठीक है। अब इसके बाद आपका दैट इज सिक्स्थ केस आता है, दैट ये कौन सा केस है, सिक्स्थ केस, जब और थोड़ा सा हम पास में लेके आ रहे हैं, कहाँ पे, फोकस और ये क्या है आपका ऑप्टिकल सेंटर, ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में जब आप रखते हैं, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, तब का केस है। एक लाइट रे पैरेलल ले आओगे, एक लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दोगे, ये देखेंगे एक दूसरे से डिस्टेंस आगे जितना जाएंगे, दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ ही रही है, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों लाइट रे की बीच की डिस्टेंस आगे जाते जाते बढ़ रही है, तो चांस ही नहीं कि दोनों मिलेंगे। मैंने बताया था ना, अगर ये इस तरीके से जा रही होंगी कभी नहीं मिलेंगे, अगर इस तरीके से आ रही होंगी या पैरेलल जा रही होंगी तभी हम बोलते हैं कि एक दूसरे से मिल रही होंगी। तो इस केस के लिए मिलने के लिए, अगर दूर जा रही है तो आपको पता है कि पीछे की तरफ अगर आप मिलाते हैं, ऐसे जाते हैं तो दूर जा रही है, पीछे की तरफ अगर ले आ रहे हैं तो पीछे कहीं ना कहीं मिल रही होगी, और वो पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट होगा। इस पॉइंट पे मिल रही है, और लाइट रे क्या है, वर्चुअली कट कर रही है एक दूसरे को। कैसे कट कर रही है, वर्चुअली, मतलब नेचर क्या होगा, वर्चुअल होगा। पोजीशन ऑफ इमेज बोलेंगे बियॉन्ड, बियॉन्ड चाहे बिहाइंड, बियॉन्ड 2f1 लिख दीजिए, या बिहाइंड, ठीक है, बिहाइंड लेंस बोल सकते हैं, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ लेंस, सॉरी इन फ्रंट ऑफ लेंस बोल सकते हैं। इसके बाद या फिर बिहाइंड ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, यहाँ पे ज्यादा बेटर क्या है, दैट इज बिहाइंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के ही पीछे बन रही होगी, वर्चुअल वो भी बन रही होगी। और नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, तो ये होगा वर्चुअल, क्योंकि वर्चुअली लाइट रे हम मान रहे हैं कि पीछे कहीं वो कट कर रही होगी। मतलब अगर यहीं पे क्या होगा, कुछ सोर्स रखा होगा लाइट रे का, जो इस लाइट रे को भी इमिट कर रहा है और इस लाइट रे को भी इमिट कर रहा है, जो आ रही है, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब क्या है, सीधा। साइज ऑफ इमेज बोलेंगे तो ये बोलेंगे हाईली एनलार्ज, ठीक है। ये क्या है, हाईली एनलार्ज, मतलब इससे इतना छोटा तुमने लिया था और इतना बड़ा इमेज तुम्हें मिल रहा है, क्लियर। चलिए आगे बात कर लेते हैं भाई, आगे बात कर लेते हैं अब दूसरे केस में, दैट इज कॉनकेव के लेंस में। हमें कुछ इस केसेस में भी चीजें पता है, इसमें भी दो केसेस आपको पढ़ने होंगे। कॉनकेव लेंस किसकी तरह बिहेव करता है, तो कॉन्वेक्स मिरर की तरह। ये चीज मैंने ऊपर अभी बताई थी, तो वही सेम केस यहाँ पे भी फॉलो होगा। जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हो आप, इन्फिनिटी पे रखे हो। ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे कहीं रखा है, मैंने ए और बी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है। लाइट रे हम क्या जितने भी कंसिडर करेंगे, लाइट रे की उस ऑब्जेक्ट से आ रही होगी, वो क्या होंगी, सारी पैरेलल होंगी टू प्रिंसिपल एक्सिस। और ये क्या करता है भाई, डाइवर्ज करने का काम करता है लाइट रे को। तो एक दूसरे से ये क्या कर रही है, फर्दर दूर जा रही है, हर जगह दोनों की डिस्टेंस क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। मतलब हम सोचेंगे ये वर्चुअली कनेक्ट, अगर कहीं पे भी दोनों के बीच की, जैसे जैसे आप आगे मूव करते हैं और उन दोनों लाइट रे के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है, मतलब वो पीछे कुछ वर्चुअली एक दूसरे को कट कर रही होंगी। तो यहाँ पे ये कनेक्शन कराओगे तो ये कहाँ आती है, F1 पे आती है। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ लिखेंगे, एट F1 लिखेंगे। नेचर क्या लिखेंगे, अगेन आपको पता है भाई वर्चुअल होगा, ठीक है, क्योंकि वर्चुअली कट कर रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अगर जूम करके इसको देखते हैं हम, जूम करके ये लगा के देखते हैं मैग्नीफायर, तो ये क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज ऑफ इमेज बोलेंगे तो अगेन ये क्या होगा, पॉइंट साइज्ड, क्या होगा, पॉइंट साइज, क्लियर। चलिए दूसरे केस को देखते हैं, तब एक जरूरी बात बताऊंगा, दैट इज
कि आप जैसे ही किसी एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे रख रहे हैं, मतलब ये क्या है, यू पे, ये क्या है बेसिकली यू है, और यू जो भी डिस्टेंस नापेंगे वो कहाँ से नापते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि जो भी डिस्टेंस आप नापते हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से नापते हैं। तो एक किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे अगर ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है तो एक लाइट रे आपको पैरेलल का पता है, पैरेलल जाएगी तो ये फोकस से लग रही होगी कि ये जो रिफ्रैक्टेड रे वो कहाँ से आ रही है, फोकस से आ रही है, तो ये लाइट रे यहाँ से आ रही होगी। क्लियर। दूसरी कहाँ से पास कर देते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से पास कर देंगे, तो दोनों एक दूसरे को कहाँ कट कर रही है, इस पॉइंट पे, मतलब F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, मतलब F1 एंड O के बीच में इमेज बन रही होगी। क्लियर। पहली इमेज कहाँ बनी थी, फोकस पे बनी थी। ऑब्जेक्ट आप जैसे पास लाते हैं फोकस से, इमेज क्या करती है, शिफ्ट करती है, किसके केस में, कॉनकेव के केस में। पहला केस की फोकस तक बनी, फोकस तक बनी, मतलब अगर V की वैल्यू कभी भी ग्रेटर देन फोकस आए, F1 आए, ठीक है, फोकल लेंथ आए, तो ये क्या होगी, गलत होगी। किस केस में, कॉनकेव के केस में। याद रख लेना, उस केस में f से लेस नहीं होनी चाहिए, इस केस में f से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लियर। मतलब f से हमेशा कम होगी क्या, v की वैल्यू, ऑलवेज v विल बी कम देन फोकल लेंथ। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे नेचर की बात करते हैं, तो नेचर अगेन वर्चुअली है, वर्चुअली कनेक्ट, वर्चुअली कट कर रही है एक दूसरे को, एंड इरेक्ट आपको दिख रहा है कि वर्चुअली एंड इरेक्ट है। साइज ऑफ इमेज की बात करें तो बोलेंगे कि डिमिनिश्ड है, मतलब छोटा है, ठीक है, डिमिनिश्ड है, छोटा है उससे, बट इतना भी छोटा नहीं कि पॉइंट साइज बोल सके, एटलीस्ट दिख रहा है आपको कि A डैश B डैश यहाँ पे बन रही है इमेज। क्लियर। चलिए बहुत ही बढ़िया भाई, है ना, बहुत ही बढ़िया। अब कुछ इसका रिकैप ले लेते हैं कि पहला ये कॉन्वेक्स के लिए है, कॉन्वेक्स के लिए है कि कॉन्वेक्स के लिए 6 केसेस, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, और ये क्या है, दैट इज चौथा केस, है ना, चौथा केस। 4 केसेस यहाँ पे बेसिकली हमें दिए गए हैं। तो इन्फिनिटी पे होगा तो फोकस पे बनेगा, ये भी ठीक है, हाईली पॉइंट साइज या फिर हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड, बियॉन्ड 2f2, ठीक है, ये तीसरा केस था, और ये चौथा केस था, ये पांचवा केस था, ठीक है। एंड अगर एट f2 रखते हैं तो एट f2 ही बनती है, एट f2 f1 रखेंगे तो एट 2f2 बनेगी, और बियॉन्ड 2f1 रखते हैं तो बिटवीन f2 एंड 2f2 बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी, सेम साइज बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो हर केस में क्या होती है, रियल एंड इन्वर्टेड ही बनती है, बट एक केस में क्या होता है, ये पांचवा है, दैट इज ये छठा है, ठीक है, गलती करनी, मैंने काउंटिंग में गलती कर दी थी। तो बिटवीन f2, ये एक बार आप लोग रिवाइज कर जाएंगे और सारी चीजों को अच्छे से देख लेंगे, दैट इज हर केस में क्या बनती है, आपकी रियल एंड इन्वर्टेड ही बनती है 5 केस में। बस एक केस याद रख लेंगे क्या, कि F1 एंड O के बीच में जब आप रखते हैं, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में जब रखते हैं, तब क्या होती है, वर्चुअल बनती है, किसके केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में। और क्यों बनती है, इसका सीधा सीधा रीजन है कि लाइट रे एक दूसरे से दूर जाती है, तो हम ऐसा टेंड कराते हैं कि वो कहीं पीछे एक दूसरे को कट कर रही होंगी, जैसे ये हमारी इमेजिनेशन होती है। इसके बाद दो होंगे कॉनकेव के लिए, तो एक इन्फिनिटी पे रखेंगे तो कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है। इसके बाद दूसरी जब रखते हैं किसी फाइनाइट डिस्टेंस पे, तब वो कहाँ बनती है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनती है, डिमिनिश्ड बनती है, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, और वर्चुअल एंड इरेक्ट। कभी भी इमेज अगर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा तो आप क्या बोल सकते हैं, सीधा सीधा, अगर आपको ये नहीं क्लियरिफाई हो कि किस पॉइंट पे रखा है, तो आप सीधा उसको क्या बोल देंगे, कॉनकेव, कॉनकेव लेंस है हमारा, जो लेंस है वो क्या है, कॉनकेव लेंस है। क्लियर। और जो v की वैल्यू होगी वो ऑलवेज क्या होगी, लेस देन f होगी कॉनकेव के लिए, और v की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन f होगी किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए। ये क्या है, कॉनकेव के लिए, कॉनकेव v क्या है बेसिकली, इमेज डिस्टेंस, मैंने ऊपर बताया, दिखाया भी हर केस में, ठीक है। चलो अब आते हैं भाई साइन कन्वेंशंस के ऊपर, कि साइन कन्वेंशंस कैसे पुट करते हैं। तो आपको पता है ऑब्जेक्ट हमेशा आप लेफ्ट में रखेंगे, तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई भी मेजरमेंट आप लेफ्ट की तरफ लेते हैं तो वो सारी वैल्यूज क्या होती हैं, निगेटिव होती हैं। अगर ऑप्टिकल सेंटर से राइट की तरफ कोई भी चीजें लेते हैं तो वो सारी क्या होती हैं, पॉजिटिव होती है। क्लियर। ऑप्टिकल सेंटर से, ये क्या है बेसिकली, इस लाइन को पूरा सेंटर की तरह ट्रीट करिए, ऑप्टिकल सेंटर की तरह, वहां पोल था बट यहाँ पे क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर क्या है बेसिकली, ऑप्टिक्स है क्या, ऑप्टिक्स है, लेंस है। तो इसका सेंटर, जो इस सेंटर से अगर आप लेफ्ट की तरफ कोई भी मेजरमेंट करते हैं, किसी भी वैल्यू की मेजरमेंट कर रहे हैं, तो वो आप क्या करेंगे, साइन कन्वेंशन में निगेटिव रखेंगे, और राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर, ये तो सेम फिनोमिना है, इसको पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे अगर जाते हैं तो ये निगेटिव। तो ये बेसिक साइन कन्वेंशन है इसके लिए। इसके बाद इस लेंस में भी अगर ये ऑप्टिकल सेंटर है आपका, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से राइट जाएंगे तो पॉजिटिव, ऑप्टिकल सेंटर से अगर लेफ्ट जाते हैं तो निगेटिव, ऊपर जाते हैं तो पॉजिटिव, और नीचे आते हैं तो अगेन निगेटिव।
ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं लेंस फॉर्मूला की, कि मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट यहाँ गई और यहाँ पे गई, इसके बाद हमने ये कुछ पास करा दिया, यहाँ कट के इधर बन गई। तो ये क्या है इसके लिए, ये है दैट इज u, ठीक है, ये क्या है u और ये क्या है v, और मान लेते हैं कुछ ये क्या है इसके लिए फोकल लेंथ। क्लियर, ये रहा फोकल लेंथ। तो जो लेंस फॉर्मूला बोलता है कि कभी भी इमेज फॉर्मेशन होगी तो वो एक रिलेशन को फॉलो कर रही होगी, और वो रिलेशन क्या है, दैट इज 1/v माइनस का 1/u इज इक्वल टू 1/f। और साफ साफ लिखा हुआ है आपके सिलेबस में कि नो डेरिवेशन रिक्वायर्ड, और हमारा लेक्चर हमेशा लंबा हो जाता है, सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू डेराइव इट। बट अगर आपको देखना है तो आप एनटीएससी की वीडियो देख सकते हैं, मैंने वहां पे बता रखा है। एनटीएससी की वीडियो कहाँ से मिलेगी बेटा, तो प्ले लिस्ट से जाके आप जरूर चेक कर सकते हैं, वहां पे पूरी की पूरी चीजें आपको करा दी गई। तो यहाँ पे यू क्या है, यू है आपका इमेज डिस्टेंस, लिख लीजिए यहाँ पे, सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से, ये ध्यान रखेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से आपकी डिस्टेंस है ये। और v क्या है बेसिकली, तो ये है इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। और f क्या है बेसिकली, तो f है आपका क्या, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। और मैंने बता रखा है प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ आप वैल्यूज को पुट करेंगे, जो भी वैल्यू पुट करेंगे वो साइन कन्वेंशन के साथ पुट करेंगे। कॉनकेव के लिए क्या होता है फोकस, वो मैंने बता रखा है कि पहले सरफेस को देखेंगे, जिधर कर्वेचर होगा अगर लेफ्ट में है तो नेगेटिव होगा, अगर राइट में है तो पॉजिटिव। पहला सरफेस यहाँ पे देखिए, ये कर्व कुछ इस तरीके से, पहला सरफेस इधर होगा मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, तो फोकस भी इधर ही होगा। और ये फोकस इधर है तो मतलब f क्या है, पॉजिटिव है, किसके लिए, कॉन्वेक्स के लिए। f क्या है, पॉजिटिव है कॉन्वेक्स के लिए, और f निगेटिव किसके लिए होता है, कॉनकेव के लिए होता है। क्लियर। अब आते हैं मैग्निफिकेशन पे। तो मैग्निफिकेशन हमने कल दो चीजें पढ़ी थी, तो आज भी दो चीजें ही पढ़ेंगे। ये क्या देता है बेसिकली, रिलेटिव आइडिया देता है किसके बीच का, इमेज एंड ऑब्जेक्ट के बीच का। इमेज एंड ऑब्जेक्ट के बीच का वो दो तरीके से भी हो सकता है, नेचर भी हो सकता है और साइज भी हो सकता है। दो तरीके का दे सकता है, कौन कौन सा, नेचर के बारे में भी बता सकता है और साइज के बारे में भी हमें रेशियो आइडिया दे सकता है। मैग्निफिकेशन इसकी भी एक क्वांटिटी है। ये क्या है बेसिकली, ये भी कांस्टेंट ही होता है। ये बताता है कि जो इमेज फॉर्मेशन हुई है वो कैसी हुई है, बड़ी इमेज बनी है, छोटी इमेज बनी है, कैसी इमेज बनी है, वो सारी चीजें बताता है। क्लियर। चलिए मैग्निफिकेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले आएंगे। पहला फॉर्मूला क्या है, दैट इज HI/HO। क्लियर, HI/HO। अब यहाँ पे, तो यहाँ पे भी अगेन तीन केस बन सकते हैं, दैट इज जब HI क्या होगा आपका ज्यादा होगा HO से, तब मैग्निफिकेशन क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। दूसरा केस HI इक्वल टू HO होगा, उस केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा, 1 होगा। और HI अगर लेस देन क्या है, HO से, तब मैग्निफिकेशन क्या होगी, लेस देन 1 होगी। और ये आई होप अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने पीछे समझाया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप पहली वीडियो नहीं देखे हैं तो मेक श्योर बेटा आप देख लें, क्योंकि जान रहे हो ना, सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा यार, सीक्वेंस तो तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। तो मैग्निफिकेशन क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन 1 है। तो मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 है तो इसका क्या मतलब है कि हमारी जो इमेज बनी है, इमेज बनी है वो क्या है, लार्ज है साइज में। जो इमेज बनी है वो क्या, लार्ज है, इन लार्ज बोल सकते हैं इसको, कि इन लार्ज है। क्लियर, इन लार्ज बनी है, क्या बोल सकते हैं, इन लार्ज बनी है। और इन लार्ज किस केस में बनती है, अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो आप लेंस भी बता सकते हैं क्या, कि कौन सा लेंस है, तो आप आराम से बोल देंगे कौन सा लेंस होगा, वो कॉन्वेक्स लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स लेंस। कभी भी आप देखो मैग्निफिकेशन कभी भी अगर 1 से बढ़ा है, कभी भी 1 से बढ़ा है, तो कौन सा लेंस है, वो कॉन्वेक्स लेंस है। ध्यान से, लेंस के बारे में भी आइडिया मिल जा रहा है हमें, लेंस के बारे में भी, कि अगर मैग्निफिकेशन अगर 1 से बड़ा होता है तो ये सिर्फ किस केस में पॉसिबल है, दैट इज इन द केस ऑफ, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉनकेव में कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो हमेशा छोटा ही देता है इमेज, और क्या देता है, वर्चुअल ही देता है। क्लियर है, तो आपको उसके बारे में आई होप आइडिया हो गया होगा। इसके बाद अगर 1 है तो मतलब क्या है, सेम साइज, सेम साइज। देखो ऐसा नहीं कि अब ये चीजें क्वांटिटी गिवन होगी, देखो हाइट बराबर है, इमेज की हाइट ज्यादा है, सॉरी हाँ इमेज की हाइट ज्यादा है, इमेज की हाइट कम है, तो ये क्या होगा, डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, मैं बाहर वाले रेशियो से ही बता दे रहा हूँ, ये क्या है, डिमिनिश्ड है। ये क्या है, HI बेसिकली HO से कम है, तो मैग्निफिकेशन गिवन होगा, मतलब अगर मैग्निफिकेशन 1 से कम है तो ये क्या है, डिमिनिश्ड है। मैग्निफिकेशन अगर 1 है मतलब सेम साइज है, और मैग्निफिकेशन अगर 1 से बड़ा है तभी भी कॉन्वेक्स होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, कॉन्वेक्स ही होगा। क्लियर, कॉन्वेक्स लेंस ही होगा अगर मैग्निफिकेशन 1 आता है तभी भी। अब लेस देन 1 के लिए आप कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेस देन 1 के लिए दोनों कंडीशन हो सकती है, वो आपको याद रखना पड़ेगा।
ठीक है। चलिए, तो यहाँ से ये 3 रेशियो हमें बता सकता है ये। और अगर दूसरे फॉर्मूला की बात करें तो ये क्या है, V/U। तो बेसिकली ये क्या बताता है, ध्यान से देखिएगा, ये अगर कॉन्वेक्स लेंस है हमारा, कॉन्वेक्स लेंस, तो इमेज ऑब्जेक्ट आपने इधर रखा है, यहाँ से फॉर्मेशन हुई कुछ इधर, और ये क्या हुई, कुछ इधर हो गई, इधर ऑब्जेक्ट बना। ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ से हमें समझने वाली चीज जो आएगी वो क्या, यहाँ पे U जब नापेंगे तो ऑप्टिकल सेंटर से इधर चला है U नापने के लिए, और ऑप्टिकल सेंटर से ही इधर नापने के लिए क्या चले हो आप, V चले हो, और फोकस भी क्या है, इधर F है। तो यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे तो M की वैल्यू क्या होगी, V तो पॉजिटिव होगा, V क्या होगा, प्लस का होगा, बिकॉज ये राइट में है, राइट में जा रहे हैं, लेकिन U क्या होगा, निगेटिव होगा। तो U क्या होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। क्लियर है, क्लियर है। यू क्या होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव। ये साइन कन्वेंशन आप हाइट वाले से भी ले सकते हैं, बट वहां पे अभी हमें नहीं जाना है, हमें क्या जाना है, यू पे ही। हम देखो साइन कन्वेंशन हाइट वाला भी दिखाऊंगा मैं। तो यहाँ पे अगर एम क्या है भाई, आपका एम आता है अगर निगेटिव, निगेटिव एम अगर कभी भी निगेटिव आता है, एम अगर कभी भी निगेटिव आता है तो ये क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। इस केस में क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर, रियल एंड इन्वर्टेड। अब कितना बड़ा है कितना छोटा है ये कौन बताएगा, दैट इज एम की वैल्यू अगर आपसे मैं -4 बोलूं तभी भी आप क्या बोलेंगे, एम की वैल्यू अगर -4 बोलूं तभी भी आप क्या बोलेंगे, दैट इज रियल एंड इन्वर्टेड। और ऊपर जो मैंने यहाँ पे बात किया है बेसिकली, ये किसकी बात किया है, मैग्नीट्यूड की। आई एम रियली सॉरी फॉर इट कि मैंने पिछली वीडियो में नहीं बताया था, बट ये मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ, ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं हमेशा। किसकी बात कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो मैग्नीट्यूड हमेशा ध्यान में रखोगे कि मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ये क्या है, मैग्नीट्यूड है हमेशा। क्या, मैग्नीट्यूड का मतलब साइन आप हटा देंगे, साइन हटाने के बाद जो भी चीजें बचेंगी उसके अकॉर्डिंग आप डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप चीजें बता रहे हैं। तो साइन हटा के बात करनी है, ठीक है। साइन को ध्यान नहीं रखना है अपन को मैग्नीट्यूड का। अब या फिर अगर ऊपर वाला फॉर्मूला लगा लो HI/HO, तो HO तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा HO। अगर आपका राइट में बनता है तो आप नीचे की तरफ जा रहे हैं, मतलब ये निगेटिव है। ये क्या है, निगेटिव है ना। HI क्या है, निगेटिव है, तो ये भी क्या हो गया, निगेटिव क्वांटिटी आ गई। ये तो पॉजिटिव है, निगेटिव, तो मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, निगेटिव। तो हाइट हो या फिर इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, हर केस में क्या होने वाला है, हर केस में क्या होने वाला है, आपका निगेटिव आएगा जब भी आपकी इमेज क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और लास्ट का केस, जो अगर आपकी कॉनकेव लेंस होती है, जो आपकी अगर मान लीजिए इधर ही बन गई है, ये आपका ऑब्जेक्ट था, लास्ट वाला केस, मान लीजिए इमेज इधर ही बनती है, तब आप V भी आपका निगेटिव होगा और U भी आपका निगेटिव होगा। और इधर जब भी बनती है वो क्या होती है, वर्चुअल होती है, डायरेक्ट। तो M की वैल्यू यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो ये क्या है, ध्यान से देखो, अगर ऊपर के लिए बोले तो सीधी बन रही है, तो ऊपर ही बन रही है, दोनों क्या है बेसिकली, HI भी पॉजिटिव है और HO भी क्या है, पॉजिटिव है। तो ओवरऑल अगर मैग्नीट्यूड मैग्निफिकेशन अगर क्या आता है, पॉजिटिव, तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल होगा, एंड क्या होगा, डायरेक्ट होगा। क्लियर, समझ में आया, समझ में आया। ध्यान से देखो, यहाँ पे लिख लेना, हमेशा लिख लेना कि मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड अगर 1 से बड़ा है, मैग्नीट्यूड, साइन हटा देना है, साइन की बात नहीं करनी। साइन हमें नेचर बताता है, और मैग्नीट्यूड क्या बताता है बेसिकली, कि लार्ज है, इनलार्ज है, या फिर क्या सेम साइज का है या डिमिनिश्ड है, ये मैग्नीट्यूड बताता है। साइज के बारे में कौन बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है। और साइन क्या बताता है, बेसिकली नेचर बताता है। क्लियर है। चलिए, आप याद कर लेंगे जरूर से कि नेगेटिव है तो रियल होगा, और अगर पॉजिटिव है तो क्या होगा, वर्चुअल होगा। अब पावर ऑफ लेंस की बात करते हैं, ठीक है। पावर ऑफ लेंस क्या है बेसिकली, हमें देखो लेंस का बारे में पता है कि ये क्या करता है, बेंडिंग कैपेसिटी बताता है, बेंडिंग कैपेसिटी है, ठीक है, बेंडिंग कैपेबिलिटी है बेसिकली। अगर आप बात करें पावर की, तो किसी भी लेंस के लिए अगर आप पावर बता रहे हैं, मीन्स उसकी बेंडिंग कैपेबिलिटी बता रहे हैं कि वो लाइट को कन्वर्ज कर रहा है। यहाँ पे देखिएगा, ये क्या है बेसिकली, कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या है, कॉनकेव, ठीक है, ये क्या है, कॉनकेव। इतना अच्छा मैं ड्राइंग नहीं बना पाता हूं, बट आप ध्यान से देखिएगा। ये क्या है बेसिकली, प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसमें कोई भी लाइट रे अगर आप पास कराते हैं, यहाँ से आप पास कराएंगे, तो ये क्या करती है, कन्वर्ज कर देती है इधर की तरफ। ये क्या करती है, इसको डाइवर्ज कर देती है इधर की तरफ। मान लीजिए एक का पावर था P1, दूसरे का पावर था P2, ये था मान लीजिए ग्रेटर, ठीक है, ये था ग्रेटर। अब यहाँ पे देखो, एक बार मैं ये लाइट रे P1 के लिए मान रहा हूँ, दूसरी लाइट रे जब ये लेंस P2 होगा, मान लो इसको मैं यहाँ पे लेंस P2 बना देता हूँ, ठीक है, ये P2 लेंस है।
अब यहाँ पे जब आप लाइट रे गिराते हैं तो ये कुछ और ज्यादा कम में बेंड कर देगी। समझ रहे ध्यान से कि पावर बढ़ेगा, अगर पावर बढ़ेगा तो बेंडिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। बट इस केस में क्या होगा, इस केस में ये कुछ इस तरीके से है, ये कुछ अगर यहाँ से ऐसे आ रही होगी तो इतने पे जानी, पिछले केस में इतने पे गई थी तो इस केस में क्या आ जाएगी, इतने पे, मतलब और ही ज्यादा डाइवर्ज हो जाएगी। कॉनकेव लेंस क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है। क्या होता है, डाइवर्जिंग होता है बेसिकली। और ये क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है। ठीक है, कन्वर्जिंग, ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो पावर बेसिकली द प्रॉपर्टी, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रे इज कॉल्ड द पावर। क्लियर, पावर क्या है बेसिकली, कौन सा लेंस कितना डाइवर्ज करेगा, कितनी उसकी पावर है लाइट रे को डाइवर्ज करने की। जैसे अगर आपको पता होगा आई के बारे में, तो ये आई का शेप है, ये रेटिना होती है। ठीक है, तो एक इमेज फॉर्मेशन देखोगे आपकी, इमेज फॉर्मेशन क्या होती है, ये लाइट रे यहाँ से गिरी, यहाँ पे कुछ कट करके बन रही होती है इधर पे रेटिना के पीछे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर लेते हैं ताकि लाइट रे और बेंडिंग ज्यादा हो जाए और बेंडिंग करते हुए इस रेटिना पे ही बन जाए। अगर लाइट रे यहीं पे बेंड करके इमेज फॉर्मेशन बना रही है तब कौन सा लेंस यूज करते हैं, हम कॉनकेव का यूज करते हैं। और कॉनकेव क्या करता है, उसको बाहर की तरफ और डाइवर्ज कर देता है हल्का सा। तो डाइवर्ज करने के कारण वो क्या करती है, तब रेटिना बन जाती है। तो ये बेसिकली क्या है, अगर आप ध्यान से समझ पा रहे होंगे तो ये पावर क्या डिनोट करता है, बेंडिंग कैपेसिटी डिनोट करता है कि कौन सा लेंस कितना लाइट रे को बेंड करेगा, ज्यादा बेंड करेगा, ज्यादा पावर तो ज्यादा बेंड करेगा। और पावर इज बेसिकली क्या है, इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ होती है, किसमें, मीटर में। इसकी यूनिट होती है, दैट इज डायोप्टर बोलते हैं उसको। यूनिट क्या बोलते हैं, डायोप्टर बोलते हैं, या फिर मीटर इनवर्स इसको बोलते हैं पावर को। पावर इज बेसिकली इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, या फिर यूनिट आप क्या लिख सकते हैं, डायोप्टर, बेसिकली डायोप्टर। और जो भी हम देखते हैं डायोप्टर में +2 +3 आपका देखा होगा, पावर ऑफ लेंस बोला जाता है, आई में जो लेंस लगा है इतने पावर का, तो वो डायोप्टर ही होती है। और इसकी यूनिट मीटर इनवर्स भी ले सकते हैं। मतलब फोकल लेंथ जितनी आप क्या देख रहे हो, जितनी भी पावर देख रहे हो, दैट इज अगर 4 डायोप्टर है, 4 डायोप्टर है तो इसका क्या मतलब है भाई, इसका क्या मतलब है, 4 डायोप्टर का क्या मतलब है, दैट इज इसका फोकल लेंथ क्या होगा, 1/4 मीटर होगा, दैट इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होगी, 4 सेंटीमीटर। इसके लिए आगे हम देखेंगे कुछ प्रॉब्लम्स, तो उस पर अच्छे से समझ में आएगा। अब पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज, तो आप देखते होंगे जब आप आई टेस्ट कराने जाते हैं, आई टेस्ट कराने जाते हैं तो सबसे पहले कम पावर की लेंस आपकी आंख में लगाई जाती है, दैट इज ये क्या है आपका P1 पावर का, फिर आपको नहीं दिखता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं, दूसरी पावर की, उसके आगे ही एक और लेंस लगा देते हैं P2 पावर की, और तीसरी लेंस क्या लगा देते हैं, वो P3 पावर की। तो ये फर्दर लेंस ऐड करते हुए जाते हैं ताकि जब जिस रेंज पे आपको दिखती है क्लियर, जिस रेंज पे, वो थोड़ा थोड़ा पावर बढ़ाते जाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये P1 था तो इससे थोड़ा सा ग्रेटर था P2, इससे थोड़ा सा ग्रेटर था P3। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये इक्वल भी हो सकते हैं। तो वो फर्दर लेंसेज क्या करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं। तो जैसे ही आपको क्लियर विजिबल हुआ, वो क्या करते हैं, इन तीनों को हटा के एक लेंस क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, और ये P फाइनल इसका पावर हो जाता है। ये क्या है, फाइनल पावर। ठीक है, तो 3 लेंस हटा के वो एक लेंस यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं। ये बेसिकली क्या है, अब इस लेंस का जो पावर होगा वो इन तीनों लेंस के बराबर, जो पावर होंगे उनके बराबर होंगे। मतलब उन तीनों के पावर को अकेले ये क्या कर रहा होगा, कवर कर रहा होगा। तो आप ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये पावर कैसे ऐड होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, किस रेशियो में ऐड होगा। तो ये जितने भी अलग अलग लेंसेज है, P1 पावर का, P2 पावर का, P3 पावर का, तो जो हमने एक लेंस फाइनल लगाया है, तो पावर ऑफ फाइनल लेंस क्या होगा, यही होता है कॉम्बिनेशन ऑफ, दैट इज P1 पहले मिरर का, पहले लेंस का, दूसरे लेंस का और तीसरे लेंस का, इस रेशियो में आप क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। यही फाइनल, मतलब अगर आपके पास फर्दर 3 लेंसेज लगे हैं, P1 पावर के, P2 पावर के और P3 पावर के, अगर आपसे बोला जाए कि इन तीनों का पावर जो एक साथ काम कर रहा है, एक साथ बेंडिंग हो रही है, उसको तीनों को हटा के अगर एक लेंस आपको लगाना है, दैट इज किसी P पावर का, तो वो P क्या होगा, दैट इज इन तीनों लेंसेज के पावर के सम के बराबर होगा, वो फाइनल पावर। क्लियर। अगर फोकल लेंथ की बात की जाए कि फोकल लेंथ फाइनल बताइए, ये क्या है, फोकल लेंथ फाइनल, तो ये क्या होगी, 1/f1 + 1/f2 1/f3। तो ये आपका काम है। ठीक है, और मैग्निफिकेशन अगर बोला जाए कितना मैग्नीफाई करेगा, तो पहले वाले के लिए जो M1 होगी इंटू M2 होगी, और ये क्या होगी, M3 होगी। ये मैग्निफिकेशन के लिए। अगर आपसे नेट मैग्निफिकेशन इसके लिए पूछा जाए M, और अगर मैग्निफिकेशन M1 हो इसकी,
M2 हो इसकी और M3 इसकी हो, तो नेट मैग्निफिकेशन क्या होती है, M1 इंटू M2 इंटू M3। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो आपको याद रखनी है कि इस टर्म में आप ऐड करते हो, इस टर्म में चीजें समझते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक प्यारा सा प्रॉब्लम है भाई, इसको सॉल्व करिए आप लोग, थोड़ा सा इसको अटेम्प्ट करिए, वीडियो को पॉज करिए, पहले अपना दिमाग लगाइए, फिर हमसे बात करिए। ठीक है, चलो, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वर्जिंग लेंस। कॉन्वर्जिंग लेंस का क्या मतलब है, यही आप भूलेंगे अगर तो यहीं पे काम गड़बड़ हो जाएगा। कॉन्वर्जिंग लेंस इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स लेंस, बेसिकली कॉन्वेक्स लेंस मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, दैट इज एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब क्या है, इसकी हाइट जो है HO है वो क्या है 5 सेंटीमीटर, और प्लेस 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द दिस, मतलब ये क्या है, जो U है वो क्या है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑफ रेडियस, रेडियस अगर आपसे बोला जाए मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इसकी डिस्टेंस क्या है R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ भी बोली R/2 दैट इज 10 सेंटीमीटर क्या होगी आपकी फोकल लेंथ। फाइंड द पोजीशन आपको बतानी है, साइज बतानी है और नेचर बताना है। चलिए हम मिरर फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, सॉरी लेंस फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, ये कहीं पे भी अगर इमेज फॉर्मेशन हो रही है लेंस के द्वारा तो इस फॉर्मूले को जरूर वो फॉलो कर रहा होगा, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन। तो कॉन्वेक्स लेंस है तो हमेशा रियल बनेगी, तो राइट में ही होगी इमेज, वैसे इमेज हमें नहीं पता है तो इमेज के बारे में भी छेड़छाड़ भी नहीं करेंगे। ये 1/v माइनस 1/u क्या है, निगेटिव में जा रहे हैं वो भी कहाँ, माइनस का 25 जा रहे हैं, तो ये माइनस का 25 सेंटीमीटर हो गया इज इक्वल टू 1/, फोकल लेंथ क्या है इधर जा रहे हो दैट इज पॉजिटिव है, ये क्या है 1/10 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, दोनों पॉजिटिव हो गया, तो आप फाइनल 1/v इज इक्वल टू 1/25 माइनस का 1/10 हो गया। ठीक है, तो ये रहा अपना क्या v, क्लियर, ये क्या रहा v दैट इज 1/25 माइनस का 1/10, क्लियर, सॉरी ये उल्टा मैंने लिख दिया, ठीक है उल्टा लिख दिया मैंने इसको, 1/25 1/10 माइनस का 1/25। अब इसको फर्दर अगर सॉल्व करें, ठीक है, आई होप नीचे क्वेश्चन ना हो, नहीं तो स्पेस नहीं मिलेगा, सॉरी क्वेश्चन है, चलिए स्पेस में नीचे वाले का यूज कर लेता हूं। तो 1/v इज इक्वल टू 1/10 का माइनस 1/25। अप्रोच देखो मैंने पहले क्या किया, पहले नोट किया क्या क्या चीजें हमें गिवन है, उसके बाद क्या किया, आर क्यों गिवन है, ताकि हमें फोकल लेंथ पता चल पाए, लेंस फॉर्मूला लगा पाए। इसके बाद आर पता चल गया तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, वी की वैल्यू निकालता हूँ, ये कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो आप कर लेंगे, 25 इंटू 10 अपॉन 25 माइनस 10 दैट इज 15, तो ये क्या होगा 5 टू जाते हैं, ये 3 हो गया, और ये क्या आएगा v इज इक्वल टू 50/3, ये क्या आ गया 50/3, और v इज इक्वल टू 50/3 है, तो इसका क्या मतलब है, अप्रोक्सीमेट कितना होगा 1 और 3 6 18 और लगभग समथिंग इसी के आसपास आएगा। ठीक है 16.66 के आसपास आएगा। अब आप देखेंगे मैंने कॉन्वेक्स के केस में बताया था हमेशा कि v हमेशा क्या होगा f से बड़ा होगा, तो आप देखिए 16 क्या है 10 से तो बड़ा ही है ना, तो मेरी जो मैंने चीजें बताई थी वो ट्रू था, बिल्कुल ट्रू था। तो अगर मैं आपसे बोलूं यहाँ पे कि आपको भाई पोजीशन बतानी थी, आपने पोजीशन तो बता दी, ठीक है, आपको क्या क्या चीजें फाइंड आउट करनी थी, पोजीशन आपने बता दी, वी निकल गया। अब आपको साइज बतानी है, तो साइज के लिए हमें पता है कि भाई मैग्निफिकेशन के अलावा हम कुछ जानते ही नहीं है, तो वी क्या होगा, बेसिकली वी इधर बन रहा है, ठीक है वी इधर बन रहा है, वी पॉजिटिव है, और ये क्या है 50/3 है वी। देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है, v/u इज इक्वल टू HI अपॉन का HO, ये दो तरीका है अपने पास, तो 50/3 अपॉन u क्या है दैट इज माइनस का 25 है, माइनस का 25 है, b क्या है पॉजिटिव है बिकॉज राइट साइड में है, और हाइट ऑफ इमेज क्या है, हाइट ऑफ इमेज अभी मैं नहीं उसके लिए छेड़छाड़ नहीं करूंगा, बट ऑब्जेक्ट का पता है दैट इज वो 5 इन सेंटीमीटर है, तो ये कट गया दैट इज ये क्या आ गया 5 आ गया, और ये कट गया दैट इज 10 आ गया, माइनस ये क्या आएगा टोटल HI, तो HI विल बी माइनस का 10/3, तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगी माइनस का 10/3 होगी, और ये देखेंगे तो HO से हमेशा क्या होगी, सॉरी HO क्या होगा बड़ा होगा, HI क्या होगी छोटी होगी, ये आपने देखा भी होगा कि HI क्या है छोटी है, क्लियर HI क्या है छोटी है, और ये कौन सा केस है, और ये कौन सा केस है दैट इज ये केस है कॉन्वेक्स लेंस का, क्लियर। तो यहाँ पे साइज के लिए बोलेंगे कि डिमिनिश्ड है साइज, साइज क्या आई है डिमिनिश्ड आई है, और नेचर क्या आया है, तो ये आया है रियल एंड इन्वर्टेड, कैसे पता लगा पा रहे हैं, ये निगेटिव साइन जो आया है HI में उसकी वजह से,
रियल एंड इन्वर्टेड ही आएगा। क्लियर है? क्लियर है? चलिए बहुत ही बढ़िया। अब इसके बाद एक आपके पास होमवर्क है, इस होमवर्क को आप प्यारे तरीके से करेंगे ताकि हम जब कल सेशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें इसको पहले करेंगे और जो भी चीजें नहीं समझ में आई होंगी आपको, आपका प्यारा सा काम अगेन फिर से वही रहने वाला है जो आप पहले करते आते हैं, पहले से जो करते आ रहे हैं आप कमेंट करना है चीजों को, जो भी चीजें ना समझ में आई हो, और हम ट्राई करेंगे प्रैक्टिस सेशन हमारा क्या हो, लाइव हो, ताकि आप जो भी डाउट्स हो एटलीस्ट आप वहां पे अपने डाउट्स भी क्या करें, पूछ पाएं। ठीक है, डाउट्स भी क्या करें, पूछ पाएं, और जम के बढ़िया तरीके से सारी चीजें प्रैक्टिस करेंगे। तो मेक श्योर कि आप कमेंट जरूर करें, जो भी आपको डाउट हो कमेंट जरूर करना है, क्या करना है, जरूर करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें और घर में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त तरीके से पढ़ाई करते रहें। जय हिंद एवरीवन।